नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जय जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम सभी स्टूडेंट के लिए मैथ्स की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, एसएससी और रेलवे के सभी स्तर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इसी पर बेस मैथ्स के अलग अलग चैप्टर के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में महिला पर्यवेक्षक की भर्ती निकली हुई है, तो उसमें सभी महिलाएं जो भी क्वालिफाइड हैं वो सभी फॉर्म जरूर भरिएगा। तो उसी से हम शुरुआत करेंगे, आप उसी का मैथ्स का क्वेश्चन हम करेंगे। इससे पहले वाले पोर्शन में सुमन मैम ने जो आपके महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो भी लैंग्वेज थे, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, रीजनिंग, इनके क्वेश्चंस कराए हुए हैं, वो आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक में एक भाग आ रहा है आपका महिला एवं बाल विकास से संबंधित, वहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे। उसका वेटेज अच्छा खासा है। जो खुली भर्ती है उसमें 20 नंबर का आ रहा है, और जो परिसीमित भर्ती हैं, जो कि परिसीमित अर्थात जो कि आंगनबाड़ी में कार्यरत 5 साल से महिला कार्यकर्ता हैं, वो लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म। तो उनके लिए 60 नंबर का उसमें क्वेश्चन आएगा। तो एक बहुत ही बड़ा अपना क्राइटेरिया रखता है वो पोर्शन। तो उसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है महिला एवं बाल विकास के लिए, उस विभाग के लिए। तो उसको आप जाकर परचेस कर सकते हैं। हमारे जो ऐप है योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप, वहाँ पर जाके बहुत ही कम फीस पर वो कोर्स आपको अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि वहाँ पर आपको ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ें याद कराई जा रही हैं, जो कि आपको और कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो वो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा और हर तरीके से आप दूसरे से आगे रहेंगे। ठीक है, अगर उस कोर्स के बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8770123687 पर कांटेक्ट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। आज हम इस महिला पर्यवेक्षक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैथ्स को करने जा रहे हैं। ठीक है, जो लास्ट टाइम पूछा गया था। अब मैथ्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि लोगों को लगता है कि मैथ्स बहुत ही ज़्यादा टफ है, बट ऐसा है नहीं। मैथ्स एक प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मैथ्स में होते जाएंगे। जाहिर सी बात है, कोई अगर मैथ्स के फील्ड का नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, बायो बैकग्राउंड से है, या फिर बोल लीजिए कि आर्ट्स वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत जाता है। अब सभी चीज़ें हम शुरू से सीखे नहीं पाते हैं। जब हमें अल्फ़ाबेट सीखना था या फिर अक्षर ज्ञान सीखना था, अ से ज्ञा, ए से जेड, तो उसके लिए भी हमें 2 साल कम से कम उसी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो जब वो चीज़ों को समझने में फिर भी कई लोग को अभी तक याद नहीं रहता, अलग बात है। तो वो चीज़ों को समझने में हमें जब समय लगा, हमने उसे प्रैक्टिस किया। तो मैथ्स भी अपने आप में बड़ी चीज़ है, उसको भी तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैथ्स आपको प्रैक्टिस मांगता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, आपके एग्जाम में भी जाने पर कई लोगों से क्वेश्चन बन तो जाता है, लेकिन एग्जाम में बोलते हैं कि एग्जाम में जाते हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वहाँ हमसे मैथ्स बन नहीं पाता है। तो उसके 2 ही कारण है, एक आपने क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, और दूसरा आपने क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं समझा है। मैथ्स में सिर्फ अंकों का फेर नहीं है, शब्दों का भी फेर है। तो आपको शब्दों के फेर को भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको अंकों के फेर के साथ शब्दों का भी फेर समझाएं कि आप पूछा क्या जा रहा है। आंसर तो हर कोई ला लेता है, लेकिन आंसर कोई गलत लाता है, कोई सही लाता है, कोई कम समय में लाता है, कोई ज़्यादा समय में लाता है। ठीक है, तो आपको सही भी लाना है और कम समय में भी लाना है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, वो समझे। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में, मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एग्जाम्स दिया हुआ है। तो कभी कभी ये होता है कि हम क्वेश्चन जल्दीबाजी में ऐसा पढ़ते हैं, हमारे माइंड में वो अलग तरीके से क्लिक होता है और आंसर कोई दूसरा आता है। ऑप्शन में वो आंसर आपको मिलेंगे भी और आप वही आंसर लेके आएंगे, लेकिन जब आप आंसर की आने के बाद मैच करते हैं अपने आंसर को, तो वो गलत निकलता है। या फिर खाली दिमाग से जब घर आने के बाद शांति से सोचकर उस क्वेश्चन को डील करते हैं, तो वहाँ पर
आंसर अलग आता है। तो क्यों होता है? तो वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं रहने से और हड़बड़ाहट में होता है। तो आपको हड़बड़ी नहीं करना है और दूसरी चीज़ प्रैक्टिस करके जाना है। अब समय कम है महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से आपको 30 दिन ही मिलेंगे आज की डेट से। तो ये 30 दिन में भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। केवल उन्हीं चैप्टर का करिएगा जो उसमें एक तो सिलेबस में दिया गया है और जो महिला पर्यवेक्षक के पेपर का पैटर्न रहा है कि जिस सब्जेक्ट से उन्होंने लगातार क्वेश्चंस पूछे हैं, जिस चैप्टर से लगातार मैथ्स के सब्जेक्ट जिस चैप्टर से लगातार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जैसे कि एज हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, SI CI हो गए, रेशियो हो गए, ठीक है, डिस्काउंट के पर बेस्ड हो गए क्वेश्चन। तो उन सभी पर ज़्यादा फोकस करके उन्हीं का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप को आगे रख सकते हैं दूसरों से, ठीक है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। मैथ्स का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जिस प्रकार से मैंने बताया शब्दों का फेर, तो ये शब्दों के फेर को भी मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको कि किसी माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया और बचा हुआ 2% हानि पर बेचा गया। किस पर? हानि पर। कुछ भाग को लाभ पर बेच रहा है और कुछ भाग पर हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो मतलब इसको मिला जुला रिस्पॉन्स इसमें, ना तो एकदम ज़्यादा लाभ हुआ होगा उसको, ना तो ज़्यादा हानि। अब देखना है कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो क्वेश्चन में आगे बताया गया कि कुल लाभ 400 रुपये हुआ। कुल लाभ उसको 400 रुपये होता है। क्यों? क्योंकि 2/3 भाग और बचा हुआ भाग क्या होगा? 1/3 भाग होगा। तो 2/3 भाग ज़्यादा परसेंट पर लाभ पर बिक भी रहा है और बचा हुआ भाग छोटा है, 2/3 से छोटा ही है 1/3, और वो कम हानि पर जा रहा है। तो उसको लाभ होना ही था, तो लाभ हो गया कितना? 400 रुपये का, ठीक है। अब फिर आगे क्या पूछा है कि कुल मूल्य बताइए किसका? माल का। तो माल मैं बता देता हूँ, माल का अर्थ होता है गुड्स। ये सारे क्वेश्चन आपको हिंदी टर्मिनोलॉजी में दिए गए हैं। तो जहाँ भी इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी आएगा, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो वो चीज़ मैं बताते चलूंगा कि इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट को परेशानी ना हो। तो माल को गुड्स बोलते हैं। तो जो भी गुड्स रहता है उसको माल के नाम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं। अब 2/3 भाग बोल दिया उसने। अब कोई भी भाग एक होगा। किसी भी चीज़ को 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100%। 100% मतलब एक। तो एक कोई रहा होगा, एक्स मान लेते हैं उसको, उसका 2/3 भाग क्या किया उसने? 5% लाभ पर बेचा है। तो 5% पर बेचा है लाभ पर, ठीक है। आगे बोला कि बचा हुआ भाग, बचा हुआ भाग क्या होगा भाई? 1/3 होगा। सर कैसे होगा? तो कोई भी चीज़ मैंने बताया, ये तो 100% होता है, ये तो एक होता है। मैथ्स में आपको यही लेके चलना है, ठीक है। तो जब एक है, इसमें से 2/3 भाग मैं निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? 1/3 भाग बचेगा। अब ये जो 1/3 भाग है वही मेरा बचा हुआ भाग है, ठीक है। तो इस बचे हुए भाग को उसने क्या किया कि 2% पर बेचा है। लेकिन कैसे? लाभ पे भी कि हानि पे? तो उसने हानि पे भेजा। हानि का मतलब क्या होगा? नुकसान। नुकसान मतलब माइनस। माइनस में गए आप तो क्या हो गया? ये माइनस का चिन्ह आ गया, ठीक है। अब आगे जब देखते हैं तो टोटल उसको जो इसने यहाँ पर सामान का लेन देन किया है, बेचा है, उसमें उसको कितना? 400 रुपये का लाभ होता है, यहाँ पर बताया गया। तो 400 रुपये हमने ले लिया। 400 रुपये का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं। अब ये भी 1/3 किसका था? एक्स का ही भाग था, तो एक्स ले लिया। 2/3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब परसेंट में था तो परसेंट ही है, फिर /3 किसका? एक्स का, माइनस, ठीक है, माइनस करते हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 किसका? एक्स का ही होगा, एक परसेंट ले लिए, और बराबर कितना? 400 रुपये, ठीक है। अब जब आप यहाँ देखेंगे तो ये 3 और 3 आपको कॉमन दिख रहा है, मतलब एलसीएम। तो ये 10% माइनस 2% किसका? ही है, एक्स का ही है, बराबर 400 रुपये, ठीक। अब ये जब सॉल्व करेंगे आप तो इधर आगे क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। तो इधर कितना है? एक्स का कितना हो जाएगा? 8% बाई 3 इक्वल टू 400। अब ये परसेंट को मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? बटे में चले जाएगा। परसेंट मतलब क्या होता है? 100 गुना 3, नीचे में 3 पहले से था, और ये क्या हुआ? 400। अब ये 8 से कट जा रहा है, 8 पंचे 40, 50, और ये क्या हो गया? 300, ठीक है। तो ये x बराबर क्या आया आपका? 50। यहाँ मैंने आपको पचास यहाँ पर हमने वो लिया था, जो भाग करके निकाला था, प्लस
300, यहाँ से 3 और 100 का गुना हुआ था, तो ये मल्टीप्लाई किया तो मैंने कितना आ गया, ये 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये आपका आंसर था। 15,000 रुपये आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डील कर सकते थे। तो मैंने वही बोला कि आपको शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आसान था, आप आसानी से कर सकते थे। आप देख लीजिए एक बार आराम से, जो भी यूट्यूब पर देखेंगे वो सब पॉज करके और भी इसको आराम से देख सकते हैं स्लो करके। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताया गया गौरव ने अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट काटने के बाद 10% अतिरिक्त छूट के साथ, अब कोई सामान लेने गया रहा होगा गौरव, तो 20% डिस्काउंट पहले मांगता है, तो ठीक है उसको 20% डिस्काउंट मिल गया। फिर उसके बाद 10% अतिरिक्त उसको डिस्काउंट और मांगता होगा कि नहीं भैया और छोड़ो और छोड़ो, कुछ लोग करते हैं, तो 10% और उसको छूट दे दिया गया। अब उसने सूटकेस खरीद लिया। अब बोला कि वो जो छूट दे रहा था कि उसमें जो मार्क प्राइस रहता है ना, अंकित मूल्य का अर्थ होता है मार्क प्राइस, तो जो उसमें मार्क प्राइस था वो कितना था, 1400 रुपये। अब इस 1400 रुपये पर ही उसको 20% का मिला है और 10% का छूट मिला हुआ है। ठीक है, तो अब कभी भी आप कुछ भी सामान लेने जाओगे तो जितना दुकानदार बताता है वो मार्क प्राइस ही बताता है, उस पर हम लोग डील करते हैं, छूट मांगते हैं, भैया थोड़ा कम करो ज़्यादा करो जो भी है। तो ये 1400 रुपये आपको लेना है, और इस 1400 रुपये में पहले तो उसने 20% का छूट दिया था दुकानदार ने, किसको, गौरव को। अब 20% छूट मिल रहा मतलब क्या, मैंने बोला कोई भी चीज़ क्या होगा, पहले 100% होगा, तो 100% में 20% छूट दे दिया, 20% कम हो गया, तो कितना बचा, 80%। फिर अगेन इसने क्या किया, कि फिर से इसने 10% का डिस्काउंट मांगा, तो बोला ठीक है फिर से 10% तुमको डिस्काउंट दे देते हैं। तो 10% डिस्काउंट दिया तो फिर से 10 कम हो गया, तो ये हो गया 90। ठीक, अब यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। उसने क्या बोला, कितने में खरीदा, तो भाई 1400 रुपये में जब उसको 20% का छूट मिला मतलब 80% में दिया, फिर 10% का छूट दिया मतलब 90% में दिया, तो टोटल जो वैल्यू निकलेगी उसकी खरीदी वैल्यू निकलेगी। अब देखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जीरो भी गए आपस में, ये आगे जब बनाओगे तो 9 अट्ठे 72 इंटू 14, 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 सत्ते 98 और 2 100, तो 108 रुपये पर उसने खरीदा। आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 1008 रुपये पर उसने खरीदा है। ठीक है, 1008 रुपये पर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आसान था, ये कर सकते थे। ठीक, फिर क्वेश्चन 3 देखते हैं। एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है, क्या बोला, चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है। अब कमरे की क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई बस नहीं होती, ऊंचाई भी होती है। तो मैंने ले लिया लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H। ये तीनों को मैंने रेशियो के रूप में लिया। रेशियो के रूप में क्यों लिया, क्योंकि वहाँ मुझे बताया नहीं गया कि क्या क्या है, तो मैंने रेशियो के रूप में ले लिया। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जो आपका चौड़ाई है, सॉरी कमरा जो है वो चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है, तो लंबा मतलब ज़्यादा है, तो मैंने चौड़ाई को ले लिया 2। अगर मैंने माना कि चौड़ाई 2 मीटर है सपोज, तो इससे आधा अधिक है, इसका आधा क्या होगा 1, तो 1 अधिक है ना भाई, तो 1 अधिक है मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लंबाई 3 है और वो 2 है, रेशियो के फॉर्म में ले रहा हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये समझे आप कि लंबाई 3 हुआ और आपका चौड़ाई 2 हुआ। अब उसने क्या किया, उसने कहा, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई का आपको रेशियो क्या आया था, 3 और 2। ठीक है, 3 और 2 कैसे आया था बता दिया। अब उसने आगे बोला कमरे में कारपेट बिछाने की कीमत 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 270 रुपये है। मतलब उसने बोला भैया मैं कारपेट बिछा रहा हूँ आपके कमरे में, तो टोटल जितना भी रहा होगा वही अपने को निकालना है। तो उसने बोला टोटल 270 रुपये लगेगा। 270 रुपये किस हिसाब से, तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, 5 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से ना, पर स्क्वायर मीटर 5 रुपये उसने लिया था। तो अब 270 रुपये मुझे देना पड़ा 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो जब मैं 5 रुपये को से 270 को भाग दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कमरे की जो क्षेत्रफल थी वो कितनी थी। तो मैंने भाग दिया, तो ये मुझे प्राप्त हुआ 5 हम 25 और 2 5 चौक 20, 54। ये 54 मीटर स्क्वायर में प्राप्त हुआ ना। यूनिट को भी आपको ध्यान में रखना होता है क्योंकि ऑप्शन में आपको यूनिट भी दिए रहते हैं। तो 54 वर्ग मीटर मेरा निकला कमरे का क्षेत्रफल। अब ये कमरे का क्षेत्रफल बना किस किस से होता है,
तो भाई ये बना होता है आपके लंबाई इंटू चौड़ाई से। लंबाई इंटू चौड़ाई आपको 54 दे दिया गया है, 54 दे दिया गया है। तो लंबाई मैंने माना था 3, तो अनुपात से जब मैं हटाऊंगा तो एक जो कॉमन कोफिशिएंट रहा होगा मैं ले लिया x, b में ले लिया 2, तो 2 का 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, अनुपात से हट गया तो वो, फिर ये 54 है, ठीक है, तो 2 तिया 6 होता है, तो 6 नहीं है 54 ही कट गया। ये x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई बराबर क्या हो गया 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ये x बराबर आपका क्या आ गया, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 आई है और l 3x था, तो l की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 6, सॉरी 9, 3 तिया 9, 9 हो जाएगी ये, और b की वैल्यू मतलब चौड़ाई कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। तो मुझे लंबाई की वैल्यू मिल गई, चौड़ाई की वैल्यू मिल गई। अब देख ले तो मैं ऑप्शन किसमें, यहीं बस दिख रहा ऑप्शन ए में 9 और 6, वहाँ की जगह नहीं दिख रहा है। आंसर ये ले सकता था मैं, लेकिन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन होता है, हो सकता है आगे चल के हाइट 6 ना हो, 8 हो जाए, 9 हो जाए, तो मुझे हाइट भी निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन कुछ दिया रहता 9, 6 इंटू समझ लो क्या बोलना चाहिए यहाँ पर 8 दे दिया है इसको, 9 8 इंटू 5 दे दिया है, लेकिन मेरा चौड़ाई और लंबाई क्या निकला है 9 इंटू 6, यहाँ 9 इंटू 8 दिया। ये लाइन से वही है, ये लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, फिर ऊंचाई होता है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये होता है। लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर तो अलग अलग था, अगर वहाँ पर वो वैसा आंसर रहता है जो इससे मेल नहीं खा रहा है तो मैं डायरेक्ट ये आंसर ले लेता, आपका काम आधा हो जाता। लेकिन क्वेश्चन जब ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया हो तो आपको निकालना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वो भी आंसर रहता है, ठीक है। तो इतने बात आप समझ गए होंगे, यहाँ तक सबको समझ में आया 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो मुझे आगे भी निकालना पड़ेगा। तो आगे मैं निकालता हूँ। आगे क्या बोला क्वेश्चन में, आप देखेंगे कि 4 दीवारों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, कितना 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। अब सभी कमरे में 4 ही दीवार होते हैं, कहीं तो ऐसा नहीं होगा कि 5 होगा, ठीक। तो 4 दीवार के पर उसने पेपर चिपकाया, चारों दीवार पर पेपर चिपकाया, और कितना लिया तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसने पैसा लिया। टोटल कितना पैसा लिया, चिपकाने की कीमत है 1720 रुपये। तो जैसे यहाँ पर मैंने क्षेत्रफल निकाला था, वैसे ही दीवारों का भी क्षेत्रफल निकालूंगा, ठीक है। अब दीवारों के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा, अगर घनाप पढ़ा है तो उसमें आपने टोटल पढ़ा होगा, घनाप का जो या कमरे का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ऐसे करके पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन एक टोटल कमरे का होता है। यहाँ पर हमको सीलिंग पर मतलब छत पर, वहाँ तो पेपर नहीं चिपकाया, ना क्वेश्चन में बोला नहीं गया, और जो नीचे हमारा जो सरफेस रहता है वहाँ पर तो हमने कारपेट बिछाया है, कारपेट का हमने तो निकाल दिया था। तो नीचे वाला पोर्शन जो ये एल बी वाला है वो आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये क्रॉस बचा, क्या बी एच आएगा, हाँ आएगा। चौड़ाई के साथ ऊंचाई वाला आपका जो क्या बोलना चाहिए, चौड़ाई के साथ ऊंचाई वाला जो आपके कमरे का दीवार है वो लेंगे हम, और साथ ही लंबाई के साथ ऊंचाई वाला, क्योंकि एक साइड तो लंबा एक साइड चौड़ा है कमरा, और ऊंचाई तो सभी की बराबर रहती है, तो ये पोर्शन को लेना है। तो एल भी हट गया, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा आपका 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू बी एच, सॉरी ये एल एच है, एल एच इस फॉर्मेट में आपको निकालना है, एल बी तो हट गया, एल एच इस फॉर्मेट में अपने को निकालना है, ठीक है। तो ये सूत्र आप लिख लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। अब इसी को यहाँ पर अप्लाई करना है, क्यों इसको ले रहे हैं मैंने बता दिया, किसी के मन में आगे डाउट ना है, क्योंकि हमने तो सूत्र बुरा वाला पढ़ा था सर, एल बी बी एच एल एच, आपने तो सिर्फ आपके ने एल एच और बी एच ही बताया, क्यों बताया तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब उसने बोला कि 1720 रुपये मैंने लिया है पूरे दीवारों पर कागज चिपकाने का, कितने की दर से, 10 की दर से, 10 की दर से लिया मतलब कितना 172 वर्ग मीटर, 172 वर्ग मीटर उसने लिया है, ठीक है। 172 वर्ग मीटर पर उसने कागज चिपकाया हुआ है। अब ये 172 वर्ग मीटर यहाँ से निकल रहा है कि 1720 रुपये आंसर लिया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला कि यदि एक दरवाजा
और 2 खिड़की 8 वर्ग मीटर की जगह घेरते हैं। जाहिर सी बात, एक कमरा है तो वहाँ एक दरवाजा तो होगा ही होगा, और इसने खिड़की भी रखा हुआ है, जिसने भी बनाया इस कमरे को तो खिड़की भी रखा हुआ है, 2 खिड़की। तो एक दरवाजा और 2 खिड़की मिलाकर कितना स्पेस घेरते हैं? 8 वर्ग किलोमीटर। तो आप मुझे बताइए, क्या खिड़कियों पर और दरवाजे पर कागज चिपकाया जाएगा? क्योंकि खिड़की और दरवाजे दीवार से ही लगे होते हैं, कहाँ क्या वहाँ पर कागज चिपकाया जाएगा? तो नहीं चिपकाया जाता है। तो नहीं चिपकाया जाता है तो क्या यहाँ पर इंक्लूड होगा उनका एरिया? क्या उसने 1720 रुपये में ये खिड़की और दरवाजे का भी एरिया जोड़ा रहा होगा? नहीं जोड़ा रहा होगा, क्योंकि उसने चिपकाया ही नहीं है, तो उसने जोड़ेगा क्यों? तो जब 8 वर्ग मीटर को उसने जोड़ा नहीं था, तो इस 8 वर्ग मीटर को तो मुझे जोड़ना पड़ेगा, तभी तो मुझे चारों दीवारों की जो एरिया है वो पता चल पाएगा। तो मैंने जोड़ दिया इसको यहाँ पर 8, तो ये कितना हो गया? 180 वर्ग मीटर। 180 वर्ग मीटर ये टोटल हुआ किसका? सभी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर। अब मुझे ये चाहिए था क्या? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए थी, जिसमें से लंबाई और चौड़ाई मैंने निकाल लिया है। बचा क्या? ऊंचाई। अब ऊंचाई निकालना था। अब ये जो आया था, क्या आया था? मैंने बताया कि चारों दीवारों के लिए क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH। मुझे L की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, तो 2 गुना L आपका हो जाएगा, यहाँ से H निकाल देंगे आप तो क्या बोलना चाहिए, कितना दिया था? 9। एक सेकेंड, ठीक है, आपका L निकल जाएगा, हट जाएगा, H कॉमन हट जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ पर क्या बचा? 2L प्लस 2B इंटू H बराबर में आपका चलते रहेगा 180 मीटर। तो 2 गुना L क्या होगा? L की वैल्यू यहाँ पर मैंने 9 निकाला था, तो ये 9 दूनी 18 हो गया, प्लस मैंने 6 निकाला था, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। 12 और ये कितना होता है आपका? 30 होता है। 12 और 18, ये ब्रैकेट में इंटू में क्या है? H चल रहे हैं, इधर 180, ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपका 30H। 30 से जब आप 180 को काटोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो H की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। H की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर H भी मैं क्या ले लूँगा? 6 ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा? 6। तो 9 मैंने निकाला था, ये था आपका 6, और ये भी क्या निकल गया? 6। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये इतना आगे तक क्यों गए हम लोग? क्योंकि मैंने बताया कि डी इनमें से कोई नहीं था, वो भी आंसर हो सकता था अगर 6 की जगह 7 आता, 8 आता, इसलिए इतना गए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या करना था इसमें? कुछ नहीं, सबसे पहले एक बार समराइज कर देता हूँ कि एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक था, तो मैंने बता दिया था कि 2 है अगर चौड़ाई तो 3 हो जाएगा लंबाई। वहाँ से हमने निकाल लिया था क्योंकि कारपेट बिछाने के लिए 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर का पैसा लेता है, टोटल 270 रुपये उसने दिए या लिए। तो 270 रुपये से जब मैंने डिवाइड किया 5 रुपये से, तो मुझे टोटल एरिया पता चल गया 54 वर्ग मीटर। वहाँ से मैंने वैल्यू अनुपात के रूप में वैल्यू लिया जो था, उसको एक्स में कन्वर्ट करके मैंने वैल्यू निकाल ली किसकी? लंबाई और चौड़ाई की। लंबाई और चौड़ाई मिल गया था। फिर ऊंचाई के लिए आगे मैंने पूरा क्वेश्चन देखा तो बोला कि उसने 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेपर चिपकाया, किसमें? सभी चारों दीवारों में। टोटल रुपये लिया था 1720, वहाँ से डिवाइड करके 172 रुपये हमने क्या निकाला? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बट ये कंप्लीट नहीं था, आगे पढ़ा तो उसने बताया कि एक दरवाजा और 2 खिड़की जो 8 वर्ग मीटर का जगह घेरते हैं, उसको तो जोड़ा ही नहीं होगा ना, क्योंकि वहाँ पर तो कागज चिपकाएगा नहीं। तो उसको मैंने क्या किया? ऐड किया कि ये भी तो एरिया में आते हैं, किसके? आपके दीवालों के। वहाँ पर चिपकाया नहीं गया, लेकिन वो एरिया तो है दीवार का, तो उसको ऐड कर लिया 180। फिर मैंने देखा, आपको बताया था कि हम सूत्र पढ़ते हैं एक 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH करके, वो आपके सभी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक कमरे का क्षेत्रफल निकालने का रहता है। बट यहाँ पर कारपेट नीचे बिछा चुके थे, उसका अलग निकाल लिया था। सीलिंग पर कागज चिपकाएंगे नहीं, तो वो निकाल लिया था। तो उसको हटाकर जो सूत्र बचा, वहाँ से हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो आपको कभी भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो आपको ये सूत्र याद रखना है। पूरे कमरे का पूछे तो जो शुरू में मैंने बताया वो आपको याद रखना है। यहाँ से फिर हमने H की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 3 टंकियों के अनुपात का आयतन 3:4:5 है। इसमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। उन मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः कितना दिया है? 4:1, 3:1, 5:2।
इन 3 टंकियों का मिश्रण चौथी टंकी में डाला गया। अब तीनों को क्या कर दिया कि चौथी टंकी में डाल दिया, तो चौथी टंकी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मेरी राइटिंग में अगर दिक्कत आ रही होगी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा राइटिंग ख़राब है, तो आप बातों को भी समझते चलिएगा कि क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, तो फिर हम आगे देखते हैं। ये मैंने अब देख लिया, 3 टंकी का आयतन अनुपात बताया 3:4। ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, आपको दोनों को ध्यान में रखना होगा। एक से सिमिलर रहेगा क्वेश्चन, पूरा सिमिलर रहता है, किसी में अनुपात बताएगा कि तीनों टंकी का अलग अलग अनुपात है, और किसी में अनुपात नहीं बताता है कि उसमें उसकी धारिता कितनी है, उसका आयतन कितना है। तो जब आपको आंसर मतलब क्वेश्चन में आयतन नहीं बताया गया है, तो सभी का आयतन समान मान के चलना है आपको कि सभी का आयतन एक है या फिर समान है। तो उस केस में आगे बता रहा हूँ, आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो बता दूंगा कि उस केस में आपको मल्टीप्लाई या नहीं करना पड़ेगा वहाँ पर सभी में। ठीक, तो देखते हैं अब, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको दूध और पानी का अलग अलग अनुपात लेना है कि एक्चुअल में दूध कितना है और पानी कितना है। जैसे कि अगर 100 रुपये मैंने किसी को दिए, 2 लोगों में बोला कि बांट लो भाई, 4:1 में ही मान लो, यही वाला अनुपात ले लेते हैं, 4:1 में बांट लो। तो मैंने बोल दिया कि ए है और बी है, उसको 4:1 में मैंने 100 रुपये को बांटने बोला है। अब पता तो नहीं है कि कितना कितना बांटे, लेकिन बता दिया कि 4:1 में बटेगा, तो मैंने निकाल लिया ना। 4:1 में कैसे निकाल लेते हैं इसको, 5 टोटल अनुपात 5 हुआ, 5 दूनी 10 20, मतलब 1 अनुपात की वैल्यू हो गई 20 रुपये। तो जो 4 अनुपात जिसको मिला है उसको 80 रुपये मिल जाएंगे और 1 अनुपात वाले को 20। इस प्रकार से निकालते हैं, तो सेपरेट निकालना पड़ता है तब पता चलेगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से किसी और ने 100 रुपये दिए और बांटा था 3:1 में, इस अनुपात में बांट दिया था 100 रुपये को। घर में जैसे 2 बच्चे होते हैं तो बोल देते ना, बड़े को ज़्यादा पैसा छोटे को कम पैसा। ठीक, तो इस तरीके से बांट दिए 3:1 में, तो टोटल कितना अनुपात हो गया, 3 और 1 4 होता है। अनुपात वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको ऐड करना रहता है, जब टोटल वैल्यू के लिए एक अनुपात निकालना हो, तो टोटल अनुपात को ऐड करके टोटल वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे, तो अनुपात से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 1 अनुपात की वैल्यू निकलती है। ठीक है, अब 1 अनुपात की वैल्यू निकलेगी, फिर जितना अनुपात बोला है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उतने अनुपात की टोटल वैल्यू निकल जाएगी। तो ये 25 होता है, 4 25 बार में जाता है। ठीक है, ये बराबर आएगा, तो 25 रुपये मिले 1 अनुपात की वैल्यू। अब उसने कितना, 3 अनुपात और 1 अनुपात में बांटने बोला था, तो 3 वाले को कितना मिल जाएगा 75, और 1 वाले को कितना 25। ठीक, अभी 2 ही लेके बता रहा हूँ आपको। तो जब ये 2 अनुपात में आपको अलग अलग लोगों ने अलग अलग पैसा दिया और 2 अनुपात में आपको मिला, तो अब बोलेगा आपको दोनों का पैसा मिला के बताओ कि ए को कितना मिला और बी को। इधर वाला ए का चल रहा था और यहाँ बी का चल रहा था, तो बताओ ए को कितना मिला और 2 को कितना मिला, दोनों का पैसा मिला के। तो अब पहले वाले का पैसा अनुपात के रूप में निकाल लिए, दूसरे वाले का पैसा निकाल लिए। उसको 80 रुपये मिले थे, इसको 75 दूसरे वाले के थ्रू, तो 80 और 75 कितना हो गया 8 से 15, तो 155 रुपये इधर और इधर 45 रुपये। ठीक है, तो ऐसे ही बताना रहता है कि उसने 100 रुपये दिए थे मुझे इस अनुपात में, उसको इस अनुपात में मिला था, दूसरे व्यक्ति ने इतने रुपये दिए थे इस अनुपात में, तो दोनों का अनुपात मिलाकर बताएं तो इस अनुपात में बताया। ठीक है, तो ये पैसे के रूप में मैंने आपको समझाया ताकि आपको इधर समझने में आसानी हो। ठीक, पैसे के रूप में आदमियों को ज़्यादा समझ में आता है सभी को। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो उसी प्रकार इधर से देखते हैं, तो बोला कि 3 टंकी था, तो भाई दूध और पानी अलग अलग है, सभी को मिलाकर एक चौथी टंकी बनाएंगे जिसमें सबको मिलाएंगे, उसमें बताओ दूध और पानी कितना है। अभी मैंने वहाँ पर अलग अलग 100 रुपये करके बताए थे आपको। ठीक है, अलग अलग पैसा निकाल के बताया था। यहाँ पर अनुपात के रूप में दिए है 3:4:5 ये दिया हुआ है। तो मतलब पहली टंकी में 3 अगर धारिता की है वो, जिसमें दूध और पानी 4:5 में है। चौथी 4 अनुपात में है, जो दूसरी टंकी उसमें 3:1 में है। और एक तीसरी टंकी है जिसमें 5 धारिता में है, 5 अनुपात में धारिता में, जिसमें 5:2 में दूध और पानी है। तो 5 के हिसाब से अभी 100 रुपये मिल रहा था तो 100 के हिसाब से बांटे थे, या 3 तो 3 के हिसाब से 4 है तो 4 के हिसाब से 5 है तो 5 के हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, और चौथी टंकी में डालेंगे। तो पहले दूध लिख लेना, ठीक है, पहले दूध और यहां ले लेना आप पानी। टंकी 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। ठीक है, तीनों का लेके चलेंगे अपन। पहले वाली की धारिता कितनी है तो ये ध्यान में रखना 3 है, दूसरे वाली की कितना बता दिया 4 है,
तीसरे वाली की कितना बता दिया, 5 है। ये धारिता मैं आपको ध्यान में रहे इसलिए लिख रहा हूँ। आप अगर पेपर में सॉल्यूशन करने जाएंगे तो ये आप इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट वहाँ से देखते जाइएगा और मल्टीप्लाई करते जाइएगा। अब देखो 4:1 में बांटा था, 4:1 में पहले टंकी को बांटा था, 4:1 में बांटा है, दूसरे ने 3:1 में बांटा है, तीसरे ने 5:2 में बांटा है। तो ये तो अनुपात अलग अलग बताया है। तब दूध का कितना रहा होगा, दूध का 4 अनुपात है, दूध का 4 अनुपात है, कितने में है, 4 और 1 5 में है। अकेले 4 नहीं है ना भाई, वो 5 में से चौथा उसको मिला, जैसे 100 रुपए में 100 में से 80 मिला था तभी उसका 4 अनुपात था, तो टोटल 5 में से 4 इसको मिला है। तो पानी को कितना मिला है, 1:5 मिला है। ठीक है, राइटिंग थोड़ा खराब है यार, तो आपको दिक्कत हो रहा होगा, ये 5 है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ कितना है, 3 और 1, दूध है 3, टोटल कितना है, 4 है ना भाई, 3 और 1 4। ठीक है, ये 4 अलग है, ये यहाँ अनुपात का 4 है। उसी प्रकार 1 है पानी, टोटल किसमें, 4 में से। दूध है 5, किसमें से, 5 और 2 7 में से। उसी प्रकार आपका पानी कितना है, 2, टोटल किसमें से, 7 में से। तो ये तो आपका हुआ अनुपात। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ मैं बीच में, ये कैसे निकाला ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पानी का कितना था, 1 5 3 4 और 2 7। ठीक है, 1 4 है। ठीक है, अब देखो ये तो दूध का हुआ, पानी का हुआ, इतना इतना उनके पास है अमाउंट, लेकिन कितने में से है, तो 3 में से है ना। उसका एक टंकी का ही आयतन बता दिया था 3, तो 3 में से है कितना, 4/5, तो 3 गुना कर दूंगा ना भाई, टोटल तो 3 वैल्यू, 3 में से कितना है, 4/5, तो मुझे प्राप्त होगा। यहाँ भी 3 में से 1/5 है, यहाँ 4 अनुपात में था आयतन उसका, तो 4 में से, ये भी अपने 4 में से, ये 5 था तो 5 में से, और ये भी अपने 5 में से। ठीक है, ठीक, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। तो ये कितना होगा, कट रहा है क्या, नहीं, तो 4 × 12/5, ये इसका रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू इतनी है। ये यहाँ कितना होगा, 4 × 12/4। अच्छा, ये 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अपन इसको काट लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बचेगा कितना, सिर्फ 3, बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। फिर आगे देखेंगे यहाँ कट रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25/7। ये बताने में मुझे धीरे लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आपको जब प्रैक्टिस कर लेंगे इन क्वेश्चंस की तो बहुत ही स्पीड में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे यहाँ कट रहा है क्या, नहीं, तो 3/5। यहाँ कट रहा है क्या, हाँ, ये 4 4 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ 1 1 बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 होता है हमेशा। ठीक है, और यहाँ कट रहा है क्या, नहीं, तो ये 5 दूनी 10/7। ये हुआ, ये एक्चुअल वैल्यू आपकी निकल के आई है कि दूध इतना होगा, पानी इतना होगा। धारिता तो कंफर्म नहीं था, धारिता अनुपात में कंफर्म होता तो सीधा लीटर के रूप में पता चल जाता और हम उसको ऐड कर लेते, पता नहीं तो इस अनुपात मिली। ठीक, अब तीनों ये जो टंकी है उसका चौथी टंकी में जब मैं डाल रहा हूँ तो डालूंगा तो दूध ऐड होते जाएगा और पानी भी ऐड होते जाएगा, सभी को दूध का एक साथ और पानी को एक साथ हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो अनुपात कितना था दूध का, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये है, तो 12/5। ठीक है, प्लस कितना है, अगला कितना है, 3 था, बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। तीसरी टंकी का कितना था उसका, 25/7 ये था। उसी प्रकार पानी का कितना था, 3, पानी का कितना था, तो 3/5 प्लस 1 प्लस 10/7। ठीक, अब इसको मैं ऐड करूंगा तो ये कितना, पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना भाई, अलग अलग है इसके हर एलसीएम। अच्छा, मैथ्स के लिए एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैथ्स जो एकदम जीरो है जिनका, तो उनको तो पहले ये सीखना पड़ेगा भाई, पहाड़ा थोड़ा 10 तक सीख लो, काम चल जाता है 10 तक में, 20 तक सीखे तो बहुत अच्छी लेवल की है। अगर आपको स्क्वायर याद करना है तो 10 तक कर लो, 20 तक कर लो, बहुत अच्छी है। क्यूब याद करने हैं तो 10 तक करो, बेहतर है। 10 के ऊपर कुछ 2-4 नंबर हैं, जैसे 11 हो गए आपके, 15 हो गए, 20 हो गए, 21 हो गए, इनके याद कर लो क्यूब, वो बेटर है, क्योंकि क्यूब का आपको अधिकतर उपयोग सीआई में मिलता है, बाकी जगह उतना काम नहीं आता है, सीआई में ज़्यादा आता है, तो वहाँ तक कर लो। एलसीएम आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत जगह आपको एलसीएम जो परसेंटेज पर बेस्ड हो गए, अनुपात समानुपात पर बेस्ड हो गए,
और जो खुद एलसीएम एसएफ के क्वेश्चन है उन पर काम आते हैं। तो आपको पहले एलसीएम कैसे लेते हैं वो सीखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आपको बताते चले जाऊँगा, ठीक है। साथ ही आपको पक्षांतर करने आना चाहिए। कुछ लोगों को पक्षांतर भी करने नहीं आता है, जैसे बटे के रूप में है, तो अगर उधर पक्षांतर कर रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो इस क्वेश्चन के बाद वो भी बता दूंगा, ठीक। अब देखते हैं, अब एलसीएम की मैंने बात की, यहाँ पर बताया एलसीएम कैसे लेते हैं। तो हमेशा देखना, अगर जिसको नहीं आता जो नया है, अलग अलग अगर अंक दिखे आपको कि एक दूसरे किसी भी पहाड़े में नहीं आते, तो डायरेक्ट ना मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 पंचे 35 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर, चलो आगे वाले में बता दूंगा, नहीं तो ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ऐसी यहाँ पर एक चीज को याद रखना, अगर अलग अलग नंबर दिखे जो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो उनको डायरेक्ट क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम 35 निकला, 5 7 35, तो 12 ये कितने बार में जा रहा है। अब एलसीएम ले लिए, यहाँ 35 था क्या, यहाँ पर 35 है नहीं है, हमने उसको 35 बनाया एलसीएम लेके, तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो जितने बार में भी जाए उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना। जो एकदम बेसिक जिनका जीरो है, मैं सुन के लिए बता रहा हूँ, जो फास्ट है वो तो इस क्वेश्चन को बना भी लेंगे, अगर जिनको आता रहा होगा, जो फिर थोड़ा वो सीखे भी हैं तो यहाँ से आसानी से कर सकते थे। तो सभी को लेकर चलना है हमको, ठीक है। तो 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है, ठीक। अब यार यहाँ पर कितना था, 1 था, 1 से तो पूरा 35 बार में जाएगा, तो 35 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105, फिर प्लस 7 से भाग दूंगा, क्यों, क्योंकि 35 है क्या, 7 नहीं है ना, तो 35 से भाग दूंगा, 7 से भाग दूंगा, तो 35 कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो क्या, 5, यहाँ पर कितना था 35, तो 25 पंचे क्या होता है, 125 होता है, ठीक है। ये सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या निकलेगा, 314 आ जाएगा। 5 5 10 4 14 का 4, 1 3 और 1, ठीक, 8 2 10 और 1 11, 1 और हासिल है 1, तो 1 1 2 और हासिल का 1 क्या हो जाएगा, 3, 314 आप ऐड करके देख सकते हैं। और बट्टे में क्या था, 35, तो ये हुआ आपके दूध का, दूध चौथी टंकी में उतने मात्रा में रहेगा। जब ये मैं पानी के बारे में निकालूं, जब ये पानी को भी ऐसे निकालूं, तो इसका भी एलसीएम 7 और 5 ही था, तो 35 ही आता, ठीक है। ये 7 बार में जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, ये 21 हो गया, प्लस यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 1 है, बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 35 बार में जाएगा, तो ये हो गया 35, प्लस 7 से 5 बार में जाएगा, तो यहाँ ये 10 था, 10 था ना, ये 10 था, ये देखो ये 10 ही है, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा गलत बन जाता है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। तो 10 पंचे 50, 50 हुए ये। जब ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, आप देखो, तो 5 और ये कितना हुआ था यार, 7 या 21 हुआ था ना, ये 21 था, ठीक है। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, और ये 5 3 8, 8 2 10, तो 106 बटे 35, ये आपका पानी की वैल्यू आई, 135 बटे 6, 106 बटे 35। अब ये पानी इसमें चौथी टंकी में इतना रहेगा और दूध उतना रहेगा, लेकिन क्या ये एक्चुअल अनुपात दिख रहा है। अब इसको तो मुझे कितने में, किस में रखना, अनुपात के रूप में पूछा हुआ है, ठीक है। ऐसा अनुपात कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पहले तो उसको अनुपात के रूप में रख दूँ, तो दूध को डी लिख ले रहा हूँ और रेशियो पी लिख रहा हूँ पानी का, ठीक है। यहाँ तक मैंने सॉल्व किया था। जब मैं रखूँगा तो 314 बटे 35 रेशियो 106 बटे 35, तो 35 35 तो कैंसिल हो जाता है। जब आप रेशियो में लेते हैं ना किसी भी चीज़ को, अगर हर समान है तो हट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अगर समान नहीं है, एक ही के पहाड़े में आते हैं, जैसे यहाँ 6 रहता है, यहाँ 8 रहता है, दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 से आप काट सकते हो उसको, 2 3 6, 2 चौका 8, इतना ध्यान रखना। तो 35 35 कैंसिल आउट हो गया, हट गया, मतलब क्या, 1 1 बचा। अब ये क्या हो जाएगा, 314 और 106 भी तो कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, किससे, 2 से। ये मैंने काटा, कितना गया, यहाँ लिखते जा रहा हूँ, 2 से काटा था तो 2 1 कम 2, 1 बचा था, 2 पंचे 10, 1 बचा था, 2 सत्ते 14। इसको भी मैंने काटा तो ये कितना बचा, रेशियो के उस पर 2 पंचे 10 और 2 दिया 6। अब ये आगे और कट सकता है क्या, 3 से नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर हो गया 53, वो कटेगा ही नहीं, वो खुद के पहाड़े से ही जाएगा। तो अब ये इतना मेरा आखिरी रेशियो बचेगा। अब मैं देखता हूँ ये आंसर में मिल रहा है क्या, तो पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है 157 रेशियो 53, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी था। अगर ये आंसर अलग आया होता, हमने पूरा प्रोसेस सही किया, आंसर पूरा सही आया, अगर ये ऑप्शन कुछ और आया रहता तो आपको ऑप्शन डी लेना है। ये नहीं कि आसपास आ रहा है, शायद मैं थोड़ा सा गलत बना दिया हूँ, एक जगह थोड़ा
कम ज़्यादा हो गया होगा तो आसपास के आंसर को ले लूँगा, ऐसा नहीं है, आसपास का नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं दिया है तो आपको आंसर इनमें से कोई नहीं लेना है, ठीक है। अगर अगर सही बना रहे हो तो आंसर सही ही निकलेगा आपका। तो ये था, ठीक है। चीज़ों को बताने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा क्योंकि सभी को लेकर चलना है, तो मैंने एकदम बेसिक से बताया है। आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक। तो ये था। अब मैं एक चीज़ जो शुरू में आपको क्वेश्चन के शुरू में बोल रहा था कि ये दो टाइप के आते हैं, कहीं पर ये अनुपात दिया होता है, कहीं पर नहीं दिया होता है। तो नहीं दिया होता है वहाँ क्या करना रहता है, ये जो हमने 3, ये 4 और ये 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पर ये नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट ये जो निकाले हो ना, ये वाला पोर्शन, ये और ये वाला, इसी को आपको इस फॉर्म में बनाना है और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एक स्टेप आपका कम हो जाता है। तो एक स्टेप की बस बात होती है। अगर सभी का अनुपात यहाँ दिया हुआ है इस रूप में, तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके नया अनुपात निकालना है जो एक्चुअल रहेगा। अगर अनुपात सभी समान है बोल दिया है, सभी की धारिता समान थी बोल दी है, धारिता के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आपको डायरेक्ट ये वाला अनुपात निकाल के सॉल्यूशन इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको सबको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। वह अनुपात क्या होगा जिसका अंतर 40 और 2/7 मान है। 2/7 अंतर तो समझ गए होगी कि अंतर 40 है। किसका? अनुपात का। मान लिया कोई है x अनुपात y, उसका अंतर कितना है? 40 है। 40 बोल दिया था भाई। और अनुपात यही चीज कितना है? यही अनुपात कितना है? 2:7 है। मतलब 2:7 के रूप में है। अब ये 2:7 किसी भी मल्टीपल में हो सकता है ना, किसी भी मल्टीपल में हो सकता है, क्योंकि अनुपात ही मुझे बोला है और ये रेशियो के फॉर्म में ही दिया। भिन्न मतलब वो रेशियो ही होता है। 2/7 को 2:7 लिख सकते हैं हम लोग, तो रेशियो के रूप में ही दिया है। मतलब मल्टीपल में हो सकता है। ये 2/7 जो है मल्टीपल में हो सकता है, तभी वो अनुपात के रूप में होगा। और मल्टीपल में है किसी चीज के, तभी वो कटा है और 2/7 बचा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ना, ये अंतर वाला, अनुपातों का अंतर 40 है, इस रूप वाला क्वेश्चन आपको कभी भी दिखे ना, तो आप सबसे पहले ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन से जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा समय बचेगा और ऑप्शन से डील करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है, क्वेश्चंस को बनाने का। तो 40 अंतर किस में देख रहा? सबसे पहले तो मैं यही देख लूँ। यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं यार, यहाँ तो देखेंगे तो 2 और ये 32 का अंतर दिख रहा है। यहाँ देखूँ क्या? नहीं यार, यहाँ तो अपन देखेंगे तो 40 का अंतर दिख रहा है। यहाँ देखूँ क्या? हाँ, यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ 40 का अंतर आ रहा है। फिर एक ऑप्शन क्या बचा? इनमें से कोई नहीं। हो सकता है कि ये इनमें से कोई नहीं आगे चल के सेम रेशियो वाला होता। अभी तो 40 अंतर मुझे मिल गया, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं कभी भी दे तो आपको ऑप्शन को, मतलब आंसर जो आया उसको रीचेक करना पड़ता है, ठीक। लेकिन यहाँ ऑप्शन मेरा 40 आ गया था तो मैंने डायरेक्ट आंसर ले सकता था, लेकिन इनमें से कोई नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो बताता हूँ। अब 40 अंतर तो सही हो रहा है, यहाँ भी मान के चलो 15 रेशियो आपको 55 दे दिया रहता है इनमें से कोई नहीं की जगह, तो इसका भी डिफरेंस कितना आता है? 40 आता है डिफरेंस, और डिफरेंस 40 दिया हुआ है। तो ऑप्शन तो दोनों सही है पहले के हिसाब से, अंतर के हिसाब से। तो उस आधार पर जब दोनों सही हो तो आगे मुझे क्वेश्चन को डील करना। आगे कैसे डील करना? 2/7 हो, ये 2/7 के रूप में दिख रहा है क्या? इसको जब मैं लिखूँ 15/55 और डिवाइड होगा तो ये क्या होगा? 15 तिया 5 तिया 15, 5 एकम 5 5, 3/11 दिखता है यार। नहीं, ये तो नहीं है। 16/56 है क्या? तो 16/56 को भी इस रूप में लिख लिया। 8 दूनी 16 होता है और 8 सत्ते 56 होते हैं। हाँ, 2/7 है, तो आंसर मेरा 2/7 होता। ये कब के केस में आगे को मैं सॉल्व करके देखता? जब यहाँ पर इनमें से कोई नहीं की जगह ऑप्शन रहता 40। यहाँ पर पहले ही मुझे आंसर मिल गया तो मैंने आंसर ले लिया। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं की जगह इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहता, मतलब ऑप्शन दिया रहता 15/55 और उसका भी डिफरेंस 40 आ रहा होता, तो मैं आगे को सॉल्व करता। अदरवाइज पहले ही अगर जो वो दिया हुआ है आपको, क्लू दिया हुआ है, वो अगर मैच खाता है तो आंसर आपको वही हो जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देखना भी होता है क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, डायरेक्ट भी देख सकते थे। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, वहीं वो वाला भी आपका वो क्लू जो दिया हुआ था या फिर क्वेश्चन में जो डाटा वो दिया हुआ था वो वेरीफाइड करता था उसको, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपको बेटर ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप ऑप्शन के थ्रू ऐसे क्वेश्चन को डील करिएगा। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर इसको कैसे बनाया जा सकता था, तो कैसे बनाया जा सकता था वो भी मैं बता देता हूँ। अंतर बोला था x - y 40, x/y क्या दिया था? 2/7, यही रखते आप।
इसको जो 2/7 दिया है, 2/7 ये रेशियो के रूप में है। अब इसको किसी टर्मिनोलॉजी के रूप में मैं लेता, रखता कि भाई ये एक्स और वाई तो मान लिया जेड मानता, 2z माइनस 7y, ठीक है। इसका कोई ना कोई तो कोफिशिएंट मांगना पड़ेगा, जैसे पहले वाले माने थे ना हमेशा 3:4 दिए, उसको 3x 4x ले सकते हैं। तो ऐसे ही एक्स वाई तो मान लिया था, जेड मान लिया था, ठीक है। मतलब ये रेशियो के रूप में जब मैं लिखूंगा तो इसको मैंने 2z रेशियो 7z जेड लिखा हुआ ना, अरे जेड लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ रख देता हूँ, पुट कर दूंगा डाटा, तो ये कितना हो जाएगा 2z माइनस 7z 40। आंसर है माइनस, अच्छा ये डिफरेंस आ जाएगा 5z बराबर 40। 5 से गया 8 बार में, तो z आपका आ गया 8z आ गया। इसको माइनस को मत लेके चलना, क्योंकि मैंने छोटे अंक में बड़े को घटाया है, इसलिए वो माइनस आ रहा है। अगर मैं 7z को बाद में लेता, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कौन सा अंक है छोटा कौन सा अंक है ये नहीं पता है, अंतर पर बस आपको फोकस करना है, चिन्हों का यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 8 आ गया। जहाँ पर चिन्हों की आवश्यकता होगी वहाँ पर मैं सिखाऊंगा भी आपको, जिनको बहुत बेसिक से सीखना है कि कैसे चिन्ह के साथ डील किया जा सकता है, चिन्ह कहाँ पर जरूरी है, ठीक। तो यहाँ पर बस आपको अंतर देखना था, अंतर। तो 8 दूनी यहाँ पर 16 ले लिया, और 8 सत्ते 56 आ गया, तो 16 और 56 आ गए, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, 16 और 56 वाला आंसर हो गया। तो इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा आपको भले ही 10 सेकंड 20 सेकंड टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन समय कम लग रहा है, हो सकता है 30 सेकंड में बना लोगे आप, जिसको भी आता होगा। बट 30 सेकंड से भी पहले आप यहाँ पर नज़र फिरती ऑप्शन सी देख सकते थे कि डिफरेंस 40 है, तो ये आंसर। तो ऑप्शन के थ्रू जाना ज़्यादा बेहतर होता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सरल था, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो वही मैं बोल रहा था कि अनुपात, आयु, एवरेज, ऐसे वाले चैप्टर आप बहुत आसानी से और जल्दी सीख सकते हैं, बस आपको मेहनत करना होगा उन चैप्टर्स के पीछे, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने आसानी से वो आपको से बनते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर की दूरी पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है। उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। मैं पहले इसको ट्रिक्स के माध्यम से बता देता हूँ। इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ट्रिक आप याद कर लो, जिसको आता हो वो भी और नहीं आता हो वो भी। मतलब जो पूरे एक सीक्वेंस रहता है ना, एक्स वाई लेकर मान के बनाने वाला, उस फॉर्मेट में बनाने आता हो तो भी आप ट्रिक याद कर लो, क्योंकि ट्रिक से आप बताएंगे आपका बहुत समय बच जाएगा। उसके लिए क्या, 2 × एक्स वाई एक्स प्लस वाई, इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो आपको औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में मिल जाएगी। ये आपका उसी का औसत चाल निकालने का सूत्र है, ये नोट कर लीजिएगा। अगर किसी को पता नहीं होगा तो, पता होगा तो अच्छी बात है। तो ये औसत चाल निकालने का सूत्र है। तो 2 × एक्स क्या है, पहला चाल कितना दिया था 50। वाई क्या है, दूसरी चाल कितनी दी थी 30, 50 और 30 हो गया। एक्स प्लस वाई को मैंने जोड़ दिया तो 2 × यहाँ हो गया आपका 80 बटे, माफ़ कीजिएगा 80 तो नीचे में आएगा, 80 यहाँ आएगा आपका, ऐड हुआ तो 80, और यहाँ कितना हो जाएगा 50 × वही 30। मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया एक साथ, अभी यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, आगे चलकर आपको डिवाइड करना है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले डिवीजन का काम करना ज़्यादा जरूरी होता है। डिवीजन कर लो, जो बच रहा है फिर उसको मल्टीप्लाई करो। और बोड़ा मास का रूल आपने पढ़ा होगा, तो डिवीजन पहले इसीलिए कराया जाता है क्योंकि अंक उससे कम होते जाते हैं। तो 0 और 0 कैंसिल हो गया। 8 से आप देखेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 हो गया। 4 से ये कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 2 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, ठीक है। ये है मल्टीप्लाई 3 बचा हुआ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 3 36 और 5 3 15, तो 37.5 ही होता है। 37.5, ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। इनमें से कोई नहीं भी दिया था, देखिए, तो इसमें आंसर डायरेक्ट आ गया, तो आपको लेना। अगर थोड़ा सा भी कम ज़्यादा होता है तो आप इनमें से कोई नहीं ले सकते थे, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, क्योंकि हमने प्रोसेस सही किया है तो आंसर सही आ रहा है, ठीक है। अब ये था तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से था। देखिए मैंने आपको बताया इसलिए इतना लंबा टाइम बचा। अगर मैं ही खुद अपने कॉपी में बताऊं, या आप जब इसको सीख जाओगे आप
एक्सपर्ट हो जाओगे या फिर तेज आप बनाने लगेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, आपसे भी जल्दी बनेगा, 20 सेकंड में आप बना लेंगे। लेकिन अब किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये पूरा कैसे बनाया जाए, तो मैं पूरा कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ। एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर की दूरी है, दे दिया था डिस्टेंस एज बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ऐसा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी फॉर्मूले से बनना था ये। डिस्टेंस बता दिया था 150, ठीक है, टाइम मुझे निकालना था, स्पीड मेरा था 50, किलोमीटर पर आवर में था, ये भी किलोमीटर में था, तो यूनिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट काट दिया टी, तो यहाँ पर टी बराबर 3 निकल जाता, ये ऊपर है ना, ये टी इधर चले जाता, तो टी बराबर 3। इसी पक्षांतर की बात करता है, ये मैं बता देता हूँ। जब भी कोई चीज़ बटे में है, जिनको नहीं आता उनके लिए, जब भी कोई चीज़ हर में है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, या बट्टा बोलो, तो हर में है और उसको बराबर की उस पर ले जाओगे तो वो गुने में चले जाएगा। ये भाग में है, नीचे में मतलब भाग में या फिर हर में है, तो भाग के बराबर के उस पर ले जाओगे तो गुना में हो जाएगा, या तो फिर आप बोल सकते हो अंश में चला जाएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना, तो उधर चले जाता है और 3 का 3 बराबर। धन ऋण में भी कई लोग को परेशानी जाती है कि जैसे यहाँ पर 5 ऋण 3 धन 2 बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, एक्स के रूप में ले लेते हैं सबको, एक्स, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, तो 5 और 2 हो गया 7x, ये वाई था, ये वाई था, इसके एक्स के साथ तो जुड़ेगा नहीं, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो कई लोगों को परेशानी जाता है ऋण है तो ऋण के साथ ही लिख देते हैं, तो नहीं, अगर कोई पद ऋणात्मक है और उसको आप पक्षांतर कर रहे हो बराबर के, पक्षांतर मतलब बराबर के उस पर ले जाना, पक्षांतर कर रहे हो तो वो धनात्मक हो जाता है, और कोई पद धनात्मक है और उसको पक्षांतर कर रहे हो तो वो ऋणात्मक हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 4y यहाँ पर प्लस में 3y हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 7y। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, ये रहेगा आपका, तो ये बताना चाह रहा था बस। ठीक, तो ये पक्षांतर कैसे करते हैं ये आना जरूरी है, जिनको नहीं आता होगा। ये इतना बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो जो आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं हैं, शायद वो भी हमारा वीडियो अगर देखें तो उनके भी ये काम है इस वजह से। ठीक है, और जो पहले से स्टूडेंट सीखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, उनको शायद ये थोड़ा सा लेट लग सकता है, तो थोड़ा आप 2x स्पीड में इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अब देखते हैं, ये मैंने टी निकाला, ये किसके लिए था, जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जा रहा था तो इसको T1 नाम दे देता हूँ। वापस इसी सूत्र में रखूँगा, क्यों, क्योंकि 150 किलोमीटर की ही दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भी करेगा। तो यहाँ पर अरे सूत्र के रूप में आपको दिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट बनाना चल गया। ठीक ठीक, ये आएगा टी, यहाँ रहेगा आपका 30 से जाएगा ये कितने बार में, 5 बार में, तो आपका टी क्या हो जाएगा, T2 ले लो उसको, और ये हो गया 5। तो 2 समय, जाने में 3 घंटे, आने में 5 घंटे का समय लगा। तो जाने और आने में टोटल 150 और 150 किलोमीटर 2 बार चला ना, एक बार 3 किलोमीटर और एक बार 5 किलोमीटर के चाल से, टोटल 300 किलोमीटर चला, 8 घंटे समय लगाए, 8 से डिवाइड होगा तो 8 × 24 होता है, 6 बचा, 8 × 7 = 56 होता है, 5 बचा, 8 4 बचा, 8 × 5 = 40 होता है। तो 37.5 यही आंसर आया, पहले भी हो गया था। तो आप सूत्र के माध्यम से बनाइएगा, जिनको आता वो भी, नहीं आता वो भी, तो डायरेक्ट बनेगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक सेकेंड, टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा स्पीड में बताता हूँ। अब यहाँ पर दिया गया, यदि 2 संख्याओं का योग 55 है और उनका महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 120 है, 5 और कितना है 120 है, 2 संख्या दी, और तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। मान लिया कोई संख्या कितनी है, x और y है, x और क्या है, y है। ठीक है, इनका योग कितना दिया है, 55 है बोला है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ 5 और 120 हो गए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चनों में एलसीएम और एचसीएफ दे दिया रहे तो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है कि संख्याओं का गुना एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अरे एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर योग तो दे दिया था 55, गुणनफल का कॉन्सेप्ट मुझे पता था कि संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर अभी गुना नहीं कर रहा हूँ आगे, क्योंकि काटना पड़ेगा ही आपको। तो ये होगा। अब बोला उनके व्युत्क्रमों का योग, मैंने बोला भाई व्युत्क्रम कर देते हैं, संख्या मैंने माना था x और y, तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x + 1/y। इसको मैंने बनाया,
एलसीएम अभी मैंने बताया था कैसे लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अगर संख्या अलग अलग है तो, और फिर ये इधर इससे भाग देगा तो वो एक्स से भाग दिया तो वाई बस बचा, तो यहाँ वाई का मल्टीप्लाई तो वाई से भाग दिया तो एक्स बस बचा तो एक्स। ठीक है, तो कितना, अब ये y प्लस एक्स लिखूँ या x प्लस वाई एक ही मतलब होता है, माइनस रहता तो दिक्कत आता, तो x प्लस वाई हो या y प्लस एक्स हो एक ही मतलब होता है। कितना दिया है 55 दिया है, तो 55 में वैल्यू रख देता हूँ, x इंटू वाई मैंने निकाला था 5 गुना 120, तो 5 गुना 120 रख देता हूँ। 5 से गया 11 बार में, 11/120, 11/120 आपका कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो सरल था ये। आगे देखते हैं 8वां, 4 अलग विद्युत उपकरण प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर सीटी बजाते हैं। यदि दोपहर 12 बजे, समय ध्यान रखिएगा इसमें समय का बहुत महत्व है। ठीक, ये भी एलसीएम एसटी पर बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन समय का महत्व है इसमें। सभी एक साथ सीटी बजाए तो अगली बार एक साथ कितने बजे सीटी बजाएंगे, एक साथ कितने बजे सीटी बजाएंगे ये देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, पहले तो इसका क्या निकालना है अपने को, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे, अब तो सब अलग अलग यूनिट में, एलसीएम के लिए भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, सभी की यूनिट समान होनी चाहिए, तभी आप उसका एलसीएम निकाल पाएंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत या आंसर जो निकाल रहे हैं वो गलत आएगा। ठीक है, तो सभी को आप मिनट में ला लो, मिनट में दिया हुआ है तो 30 मिनट, छोटा से छोटा जो सबसे छोटा वाला यूनिट दिया है ना उसमें कन्वर्ट करोगे ना तो आसानी से बनता है। ठीक, तो सबसे छोटा यहाँ पर 30 मिनट दिया था, अगर सेकंड में रहता तो सेकंड में कन्वर्ट कर, 30 कर लिए। 1 घंटे को मैं लिख सकता हूँ 60, 1.5 घंटे को लिख सकता हूँ 90 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट, 60 और 30 90, 1 घंटा 45 मिनट, 60 और 45 कितना हो जाएगा आपका, ये 60 ले लो, ये 60 प्लस 30 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा 105। तीनों का आपको निकालना है क्या, एलसीएम। नॉर्मल है, एक ऐसा वाला निकलता है जो बचपन से आप सीखते आए होंगे, इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक आपको प्रो लेवल पे जाना है, प्रो लेवल का बता देते हैं। 5 गुना 6 में टूटेगा, 5 गुना 2 गुना 3, प्राइम नंबर में तोड़ना है हमेशा, 5 गुना 2 गुना 3 टूट सकता है। ठीक है, ये मैं अभी हटा दे रहा हूँ। ये किस में टूट सकता है भाई, तो ये भी टूट सकता है, इसका 2 ही गुना है ना, तो 5 गुना 4 गुना 3 हो सकता है। ठीक है, ये किस में टूट सकता है, तो ये आपका टूटेगा 5 गुना 3 गुना है इसका 9 में। ठीक है, 5 दूनी 10 या 90, ये आपको देखेंगे तो ये आपका 5 गुना आपका 105 है, 7 गुना 3 में टूटेगा, 5 7 35 3 105 या 5 7 21 पंचे 105। ठीक है, उस रूप में। अब एलसीएम एसएफ में क्या रहता है, ऐसे फॉर्मेट में तोड़ेंगे आप तो सबसे बेहतर है कि आप निकाल लें सबसे बड़े बड़े वैल्यू को। सबसे बड़े बड़े वैल्यू कौन है, 3 के पहाड़ा का सबसे बड़ा वैल्यू कौन था, 9 है, और कहीं पर दिख रहा नहीं, तो 9 गुना सब जगह 5 है, रहे चाहे मतलब लेना है। 5 के गुणनफल गुणा का सबसे बड़ा रूप क्या है, यहाँ पर 5 ही है। 2 के गुना का सबसे बड़ा रूप क्या है, यहाँ पर 4 है, तो 4 लेना है। 7 ही है तो 7, सबको गुना करो आप, क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 28 पंचे आप देखेंगे तो 8 पंच 28, 5 अट्ठे 40, 4 5 5 दूनी 10 14 140, 140 गुना 9, 14 निया कितना होता है, तो 14 निया होता है 126, 260 मिनट, 1260 मिनट। ये मिनट में थे सारी चीज़ें, तो ये 1260 मिनट आपका आएगा। ये आंसर है क्या, नहीं है, क्यों, कितने बजे पूछा है आपको, तो इतने मिनट बाद वो एक साथ बजेंगे, तो ये इतना मिनट कितना घंटे में होता है, क्योंकि बजे में बताया, तो 1 बजे 2 बजे 3 बजे, बजे में बताना मतलब 60 मिनट होता है, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। देखते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6, तो 21 आर आया, 21 घंटे। 21 घंटे बाद बचेंगे, बजा था कितना लास्ट टाइम 12 बजे, वो भी कब, दोपहर, रात है कि दोपहर, ये भी महत्वपूर्ण है, तो दोपहर में बजा था। दोपहर मतलब क्या होता है, पीएम। ठीक है, ये लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। 21 घंटे बाद बजा, 24 घंटे में अगर 24 घंटे बाद बजता तो क्या उसी 12 बजे बजता अगले दिन,
जी बिल्कुल, लेकिन कितना आया अपना 21 घंटे आया, 24 घंटे से कितना कम है, 3 घंटे कम है। 3 घंटे कम है तो अगले 12 बजे से 3 घंटे कम कितना हो जाएगा, 9 बजे का। और 9 बजे सुबह का है कि शाम का कि दोपहर का है, तो दोपहर का पूछा था, तो दोपहर से पहले क्या होता है, सुबह, तो ये सुबह का रहेगा आपका आंसर हुआ। क्या बोला, 24 घंटे बाद बजता तो उसी 12 बजे बजता, लेकिन 21 घंटे मतलब 3 घंटे पहले बजा है, 3 घंटे पहले कितना होगा, 9 AM। कब, अगले दिन, तो 9 AM आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो नॉर्मल मैंने पैटर्न बताया था, 30 लिखो, 60 लिखो, 90 लिखो, 105 लिखो, वही मल्टीप्लाई आप करते जाओगे यहाँ से डिवाइड, जब तक कि 1 नहीं आ जाता, तो भी यही आपका आंसर लेके आना था। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि उस पहाड़े में 2 3 प्राइम नंबर लेना रहता है हमेशा, उसके गुणन में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 2 के गुणन में 4 था, 4 लिए थे, 3 के गुणन में सबसे बड़ा था 9, 9 लिए थे, 5 आगे था तो 5 लिए थे, 7 आया था तो 7 लिए थे। ठीक है, सब में आना जरूरी नहीं होता, पहाड़े में जो सबसे बड़ा उसको लेना जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन सरल था, एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड था, आसान था। प्रैक्टिस उस टाइप का कीजिएगा कि वैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर घंटी दिया हुआ था उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में घंटी दिया हुआ था, इसी पर बेस्ड दवाई वाला आता है, इसी पर बेस्ड घड़ी के कांटे वाला आता है, इसी पर बेस्ड 4 लोग दौड़ रहे हैं कब मिलेंगे वाला आता है। तो एक ही समान है, बेस्ड क्वेश्चन है, बस शब्दों का फेर बदल जाता है। फिर देखेंगे किसी संस्था का विद्युत बिल आंशिक रूप से नियत तथा आंशिक रूप से विद्युत इकाई के खर्च पर निर्भर था, विद्युत इकाई के खर्च पर निर्भर था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, एक मीटर की बात की जा रही है, विद्युत बिल बोल रहा है, बिल मीटर से लेते हैं। तो ये जो बिल था उसमें आंशिक वाला ना नियत था, नियत था मतलब जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि आपके घर का बिजली बिल आपने नहीं थे, घर बंद है, ताला पड़ा है, तो एवरेज बिल लेते हैं, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, एवरेज बिल में भी कुछ पॉइंट जुड़ा रहता है, ये नियत मान लीजिए। और जो एकदम इलेक्ट्रिसिटी फील्ड से होंगे, जिनके घर में होंगे, तो पूछेगा, क्योंकि मीटर का ना एक आपको चार्ज देना पड़ता है, नियत, वही चार्ज की बात कर रहे हैं। आंशिक रूप से वो नियत जुड़ा हुआ है ना बिल में। और आंशिक क्या था, तो जितना आप खपत करते हो, 60 यूनिट, 50 यूनिट, 200 यूनिट, उसका है। अब ये नियत है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ये कॉमन है, जितने भी बिजली बिल आएंगे उसमें सब में ये वैल्यू कॉमन रहेगी। आपकी ये वैल्यू बदलेगी, ये वैल्यू बदलेगी। क्वेश्चन में भी आपको दो जगह दिया होगा मान, जहाँ 540 इकाई खर्च होता है तो 1800 रुपये, और दूसरे महीने में 620 इकाई खर्च होता है तो 2040 रुपये देता है। इस 2040 रुपये में और इस 1800 रुपये में ये नियत वाला जो पोर्शन है वो कॉमन है, दोनों जगह वो जुड़ा हुआ है और एक ही वैल्यू जुड़ी हुई है, क्योंकि वो नियत है। बदला क्या है आपका, विद्युत इकाई के खर्च के आधार पर आपका पैसा बदला है। 540 किए तो 1800 रुपये दिए, कुछ इकाई बढ़ गया, 620 कर दिया, 2040, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा आगे कि अन्य महीने में 500 इकाई अगर खर्च करता है तो महीने का बिल क्या होगा। तो इसके लिए मैंने बताया, इतने टाइम से बताया कि नियत वाला पैसा आपको बराबर है, वो पता होना होगा, क्योंकि वो 500 इकाई खर्च कर वहाँ भी वो नियत वाला पैसा आएगा। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन को तोड़ के ही पढ़ा मैंने, तोड़ के ही आपको भी पढ़ना है और उसी तरीके से डील करना है। तो नियत वैल्यू मैं निकालने के लिए क्या करूँगा, पहले नियत लिख लेता हूँ। नियत वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि नियत वैल्यू जो दिए हैं ये 2040 और ये 1800 दोनों में जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि 540 खर्च किया था और 220, मतलब यहाँ पर इकाई का भी डिफरेंस है, और वो डिफरेंस भी इनके पैसे में डिफरेंस को बताएगा। तो मैं पहले वही कर लेता हूँ, जब 540 इकाई खर्च करता है तो 1800 रुपये देता है। ठीक है भाई, और जब वही 620 इकाई खर्च करता है तो 2040 रुपये देता है, तो मैं पहले 2040 रुपये को ले लेता हूँ। ठीक है, पहले 2040 रुपये को ले लेता हूँ। 2040 रुपये इसने लगाए पहले दूसरा महीने में, जब 620 ज़्यादा बिजली बिल आया, उससे पहले वाले में 1800 आया था। तो ये जो पैसा का डिफरेंस आएगा यहाँ पर कितना आएगा आपका, ये आएगा 240 रुपये का डिफरेंस आएगा, दिख रहा है। ये डिफरेंस क्या डिफरेंस था, एक तो नियत वैल्यू इसमें से हट गई, नियत यहाँ भी पैसा जुड़ा था, यहाँ भी जुड़ा था, तो वो तो लेवल हो गया ना, वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, मतलब घट गए एक दूसरे में। ये जो डिफरेंस आया वो जो इकाई जो खर्च किए थे, ये जो इकाई आपने खर्च किया हुआ था 540 और 620, इसी का डिफरेंस आया। तो 540
ये 620 में घटा दूंगा मैं, एक साथ लिखा गया यार, ये 620 में मैं घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना यूनिट इसने अगले महीने ज़्यादा खर्च किया है, तो 80 यूनिट इसने ज़्यादा खर्च किया, इसी 80 यूनिट का ये पैसा ज़्यादा आया है, तो इसी 80 यूनिट का इससे यहाँ पर पैसा ज़्यादा आया है, तो एक यूनिट का पैसा कितना मिल जाएगा मुझे, 3 रुपये। मतलब एक यूनिट खर्च करने पर मैं 3 रुपये देता हूँ, 3 रुपये देता हूँ, ये 3 तो मिल गया, तो मैं 500 जब इकाई खर्चा करूँगा, 500 इकाई 3 रुपये के हिसाब से, मतलब मेरा 1500 रुपये मुझे देना है, 1500 रुपये बिल देना है। बट 1500 रुपये दूंगा क्या, नहीं, ये नियत बिल भी तो आ रहा है, ये नियत बिल तो निकाला नहीं हूँ मैं अभी, तो ये नियत बिल भी निकालना पड़ेगा। अब ये नियत बिल कैसे निकलेगा, तो 3 रुपये जब मैं एक इकाई खर्च करने पर देता हूँ, 1800 रुपये मैं पहले महीने का दे रहा था, इस 1800 रुपये में 540 इकाई खर्च किया 3 रुपये की दर से, उसको घटा दूंगा तो नियत निकल जाएगा। 1800 माइनस 1680 में घटाओगे तो ये आपका निकल जाता है 180 रुपये, 1620 में घटाते 180 रुपये मेरा नियत बिल आता है, नियत पैसा मेरे को देना पड़ता है। इस 180 को यहाँ पर आपको जोड़ना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 500 रुपये जब मैंने खर्च किए हैं, 500 इकाई जब मैंने खर्च किए हैं, माफ़ कीजिएगा, 500 इकाई खर्च किए तो 1500 रुपये देना था, लेकिन 180 रुपये का मेरा नियत भी बिल मेरे को देना पड़ता है, जो कि मीटर चार्ज और भी एक्स्ट्रा चार्ज रहते हैं, वास्तविकता में देना ही पड़ता है। तो ये 1680 रुपये आपको टोटल देना होता है 500 इकाई खर्च करने पर। 1680 रुपये आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ये आंसर है। हो सकता है थोड़ा सा वेरी कर जाता, 1800 1900 रुपये आता, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया हो तो ये भी आंसर होगा। एक आध क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा इनमें से कोई नहीं भी आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो सरल था वो क्वेश्चन, को बस आपको समझना था। अगला क्वेश्चन भी ऐसी है, उसी प्रकार से, दिखने में भारी भरकम है लेकिन सरल है। एक वस्तु x का भाव प्रति वर्ष 40 पैसे बढ़ता है, ठीक है, y का भाव प्रति वर्ष 15 पैसे बढ़ता है। यदि 2001 में वस्तु x का भाव 4 रुपये 20 पैसे था और y का भाव 6 रुपये 30 पैसे था, तो किस वर्ष में वस्तु x का भाव y से 40 पैसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। किस वर्ष में अधिक हो जाएगा ये निकालना है भाई। तो सबसे पहले देख लो कि पैसा कितना था, 4.20 पैसे था, 4 रुपये 20 पैसे उसका भाव था। कोई भी हो जाए, शक्कर ले लो, गेहूं ले लो, और जो भी लेना है वो ले लो। एक सेकंड ना, हेलो जी, क्या कि रिकॉर्डिंग अकेले करना पड़ रहा है तो दोनों तरफ देखना पड़ रहा है रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये 4 रुपये 20 पैसे इसने पैसा लिया था, ठीक। कोई भी हो सकता है वस्तु, चाय हो सकता है, चीनी, चाय, गेहूं, चावल। तो 4 रुपये 20 रुपये था भाई, 4 रुपये 20 पैसे था 2001 में। वहीं वाई वस्तु जो था उसका कितना था, 6 रुपये 30 पैसे था। एक्स का भाव 40 पैसे प्रति वर्ष बढ़ता है, प्रति वर्ष 40 पैसे बढ़ रहे हैं ना, प्रति वर्ष, और उसका 15 पैसे ही बढ़ रहा है। तो वही पूछा कि किस वर्ष एक्स का भाव वाई से 40 पैसे अधिक हो जाएगा। मतलब इसका जो भाव है, इसका जो भाव है 40 पैसे कब होगा अधिक, 40 पैसे अधिक कब होगा इससे, ये एक्स का था ना, तो मैंने, ये एक्स का वैल्यू था, ये वाई का था। मैंने माना कि भाई ए वर्ष है, वो वर्ष कौन सा है, ए है, ए मतलब 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल कितना भी हो सकता है। कितना दिया है, एक के बाद से 10 दिया है, 12 11 दिया है, 12 दिया है, मतलब डिफरेंस आप निकालोगे तो 2001 से 2011 में 10 साल, 12 में 11 साल, 13 में 12 साल, तो इतने सालों में बदल सकते हैं। तो इनमें से कोई नहीं है, इसके अलावा भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, 10 से ज़्यादा, जो 11 आ रहा है तो 2011 से कम 9 8 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो वही निकालने बोल रहे हैं। तो मैं मान लिया कि ए वर्ष लग रहा है, ए वर्ष लग रहा है, और प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है, 40 पैसा प्रति वर्ष भाई, 40 पैसा बढ़ रहा है वो। तो ए वर्ष तक 40 पैसा जब बढ़ता है, वो दशमलव लगा ले रहा हूँ, दशमलव को ध्यान देना आप, दशमलव लगाया हूँ जो इम्पोर्टेंट है ना। तो ए वैल्यू जो है वो 40 पैसे प्रति वर्ष बढ़ता है, ए वर्ष तक बढ़ता है। साथ में यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी भाई वही ए वर्ष तक, ये कितना बढ़ रहा है, 15 पैसे प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो 15, लेकिन इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए बोल रहा है, 40 आना चाहिए बोल रहा है।
और ये ज़्यादा होना चाहिए बोले तो मैंने वहाँ पर माइनस लगा दिया। ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस है, मैं जब मतलब बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस है। डायरेक्ट करता तो कई लोग को समझ नहीं आता। ठीक, अभी 4.20 प्लस 10.40 ए माइनस ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस अंदर जाएगा तो ये 6.30, फिर ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, जिनको नहीं आता वो समझिएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10.15 आप ऐसे इंटू ए बराबर 40 आना था, बराबर 40 आना था। ठीक, अब ये जब देखेंगे तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब घटेंगे। घटेंगे तो कितना बचता है, देखो ये बचता है 2 रुपये 10 पैसे बचता है। ठीक है, और ये घटेंगे तो कितना बचता है, ये बड़ा है वो छोटा है, तो 10.25 ए बचता है और बराबर कितना है, 40 रुपये है। इसको मैं उधर पक्षांतर करूंगा तो अभी बताया था मैंने पक्षांतर का आपको कॉन्सेप्ट कि माइनस वाला पद प्लस हो जाता है। तो 10.25 ए बराबर 40, ये भी दशमलव में क्योंकि ये पैसा था ना, ये भी पैसा था इसलिए, प्लस 2 रुपये 10 पैसे। ये 2 रुपये 10 पैसे कितना हो जाएगा, 2 रुपये 50 पैसे, 250। इसके बराबर इसी ए के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वही 10.25 पैसा इंटू ए क्या था, वर्ष था, 2.5 रुपये के बराबर। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2.50 बटे 10.25, दशमलव 2 अंक के बाद है तो कैंसल आउट, 25 से 10 बार में जाएगा 250। तो ए आपका क्या आया, 10 वर्ष बाद। ये मैंने वर्ष माना था, 10 वर्ष बाद ऐसा समय आएगा जब x का भाव y से बढ़ जा 40 पैसे अधिक हो जाएगा। अब 10 वर्ष कहाँ से, तो ये 2001 से 10 वर्ष बढ़ाएंगे तो 2011 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ समझे, दशमलव में अगर दशमलव के बाद समान संख्याएं हैं तो आप दोनों के दशमलव हर और अंश से हटा सकते हैं, अगर कम ज़्यादा है तो फिर जीरो लेना पड़ता है। ठीक, आगे कॉन्सेप्ट आएंगे उस प्रकार के क्वेश्चन से तो बताऊंगा। तो ये सरल था, बस भारी भरकम दिख रहा था आपको, बस संक्रिया में या इक्वेशन में बैठाना था, आसानी से ये बनता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ये व्यंजक। अब इस व्यंजक में देखिए यहाँ दशमलव का ही फेर है। ठीक, वही जो फेर अभी बता रहा था उसी का ही फेर है, उसी को आपको, उसी के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हर साल आए हैं आपके महिला पर्यवेक्षक का 2013 का एग्जाम उठा लीजिए आप, शायद पिछले जो वर्ष हुआ था 2021 वाला, वहाँ का भी उठा लीजिए 21 या 22 में, वहाँ भी सेम ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ये तो खैर 22 का ही है, 21 का ही है, इससे पहले भी मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं, तो ये आपको सीखना जरूरी है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस व्यंजक पे। ठीक, इसको मैं बता रहा हूँ, जब भी ऊपर में समान संख्या दिखे और नीचे में भी मतलब समान संख्या दिखे, बस दशमलव का ही फेर हो, आगे पीछे हो दशमलव, किसी में 1 दशमलव ज़्यादा हो, किसी में 1 कम हो, लेकिन अंक समान है और ये वर्ग दिया है तो वर्ग है, नीचे भी, ऊपर क्यूब दिया है तो नीचे भी क्यूब है, अगर समान है तो आप ध्यान रखिएगा। ये 2 है तो यहाँ से भी 2 हटा दिए, बचा कितना, 1 0, दशमलव हटाते हैं तो क्या बचता है, 1 बचता है। मैं डायरेक्ट यहीं से बता रहा हूँ, उसको उतार नहीं रहा हूँ। ठीक है, दशमलव की जगह 1 ले लेना, कितना अंक बच रहा था, 1 अंक, 1 0 बच रहा था ना, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 था, ये हटा लिए थे, 1 बच रहा था, ये 0। इसका क्या है, वर्ग है तो वर्ग, क्यूब है तो क्यूब, प्लस। ठीक है, और ये क्या है, बटे के रूप में है ना, तो बटे में है तो ध्यान रख, इसके बटे में आएगा ना भाई, ये दोनों बढ़ गया, लेकिन यहाँ ज़्यादा हो रहा है, जहाँ ज़्यादा आ रहा है उसके बटे में रहेगा, इसके बटे में रहेगा, प्लस। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, नहीं तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ऊपर वाला ये सबसे बड़ा वाला था, तो यहाँ सब 1 है, समझ लो ना, 1 है 1 है 1 है। ठीक है, अब देखिएगा मैंने क्या बोला, जहाँ से हटाओगे वहाँ पर लेना, ये वर्ग लेंगे। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, प्लस, फिर 1, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक हटा दिए, 1 एक्स्ट्रा हुआ तो दशमलव जगह 1 0 वर्ग, फिर धन, यहाँ 3 था, यहाँ से भी 3 ये अंक हटा दो, 1 बच रहा है तो 1 बच रहा है, दशमलव जगह 1, 1 शून्य की जगह 1 और वर्ग था तो वर्ग। अब यहाँ 1 बस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जब आप पूरा सॉल्यूशन करने जाओगे ना तो ये सारे पद इन सारों से कट जाते हैं, यही बस बचता है। ये कॉन्सेप्ट है, आप पूरा लेंदी जब वर्ग करो हटाओ तो पहले से जो ज्ञानी लोगों ने बता दिया कि भाई ऐसा ही होता है, तो हम उसको ही सीखेंगे। पूरा करने के लिए हमारे पास वहाँ टाइम भी नहीं रहेगा और ये डायरेक्ट ऐसे ही बनाना पड़ेगा।
ध्यान रखना। ऊपर में 1 लिख दिया मैं, सब ये कट जाएगा तो, और एक ये भी कट जाएगा, लेकिन इसके बटे में क्या बचते जाएगा, जो एक एक्स्ट्रा जीरो है उसके लिए 10, 2 जीरो रहता तो 100 लिखता, वर्ग करना ही पड़ता। ठीक, तो वही यहाँ पर करूँगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा 100, ये भी क्या हो जाएगा 1/100, ये भी क्या हो जाएगा 1/100। 100 क्यों होगा भैया, 10 का वर्ग 100 ही होता है। ठीक है, सभी का 100 का लघुत्तम लिया एलसीएम तो 100 आ गया, सब यहाँ पर 1 आ गया। ठीक, और ये 1 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 100 आपका ऊपर चले जाता है, 100 ऊपर चले जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपका आंसर 100 हो जाता है। अब यहाँ पर किसी को समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सर ये 1 1 1, जिनको मैथ्स आता है तो 3 यहाँ पर सर 3 जोड़ सकते थे क्या, तो नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसा रूप में लिखा हुआ हूँ। वो जब बनता है ना तो ये सबका आप जब काटोगे, ये और ये जब कटेंगे, मैं बोल रहा हूँ, तो ये लघुत्तम हम यहीं पर से लेंगे, तो ये सभी का एक साथ ले लिए रहेंगे, और ये आपस में जुड़ के इन आपस में इससे जुड़ के कट जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पर जो पद है, ये जब दशमलव को हटाओगे तो 0 6 की जगह 6 बचेगा, 47 के 0 47 की जगह 47 बचेगा, 0 7 9 की जगह केवल 7 9 बचेगा, वर्ग के साथ जो भी वैल्यू आएगा वो वहाँ, यहाँ पर भी वही रहेगा, बटे में ये बचते जाएंगे, और इनको भी फिर वर्ग के साथ करके जोड़ोगे, आप जोड़ोगे, लघुत्तम जब समान रहता है, नीचे के सभी पद तो ऊपर आपस में जुड़ जाते हैं, यही कॉन्सेप्ट के कारण वहाँ 3 आएगा, ये सोच रहे होगे, लेकिन वो पद तो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा ना, ये तो बस मैं समझाने के लिए बताया हूँ 100। ठीक है, तो ये 100 आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने बताया है, तो डायरेक्ट आप इसको क्या ध्यान में रखना, हमेशा ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ध्यान में ये रखना है आपको, कि जितना बच रहा है अंक उसका उतार दो, नीचे में उसको उतारते जाओ, वर्ग के रूप में तो वर्ग करते जाओ, और वही चीज़ जब हम नीचे लघुत्तम लेते हैं तो वही चीज़ आगे चल के ऊपर चले जाता है, क्योंकि वो चौथा पद रहता है, यहाँ से जब लोगे तो चौथा पद रहेगा, इसलिए वो कहाँ चले जाता है, ऊपर। ठीक, तो वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, और वो 3 क्यों नहीं होगा वो भी मैंने बता दिया है, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन वही बोला, 1 से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, 12वां नंबर का क्वेश्चन ही देखेंगे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबरों का कैलकुलेशन आना चाहिए। देखो 8 दिया है, 3.75 का वर्ग दिया है, 3.75 का वर्ग आपको पहले करना है क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, फिर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोर्डावास का रूल है कि पहले बी से ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो ब्रैकेट आपको ओपन करना है, तो ब्रैकेट वर्ग में दिया है तो 3.75 का वर्ग कर लेते हैं। जब भी वर्ग करो ना दशमलव का, तो उसको सामान्य संख्या के रूप में वर्ग करो, इस प्रकार से। इस प्रकार से जब आप वर्ग करने जाते हैं तो आसानी पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हमने वर्ग कर लिया, करके बताते जा रहा हूँ आपको। ठीक है, 5 7 35, 36 37, 5 3 15, 3 18, सेम 7 5 35 5, 3 7 3 21 और 3 24 का 4 2, 7 3 21, सॉरी 37 37 49, 49 और आपका 3 होता है 52 का 2, हासिल आई 5, 7 3 21 और 5 हो जाएगा आपका 26। ठीक है, 3 से करेंगे 3 5 15, 3 7 21 और 1 22 का 2, 3 3 9 9 और 2 11। तो इस तरीके से करोगे तो 7 5 12 का 2, हासिल आई 1, 8 और 1 8 2 10 और 11 5 16 का 6, हासिल आई 1 2 6 2 8 8 2 10 का 0, हासिल आई 1 2 2 4 और 1। अब इतना वैल्यू तो आया, अब ये वैल्यू आया, क्या ये एक्चुअल है? नहीं, दशमलव था इसमें, कितने अंक के बाद था? 2 अंक के बाद। वर्ग किए हैं तो 4 अंक के बाद आ जाएगा, तो 1 2 3 4 4 अंक, तो 14.062, तो 14.0625 प्लस 1 था, बटे में 7.5 का भी आप करोगे 75 का वर्ग, तो 75 के वर्ग का कॉन्सेप्ट है 5 हम 25 कर लेना, एक बढ़ा के 7 8 56 कर लेने, यही आता है 56 25 करके भी दिखा देता हूँ। देखिए 56 25 ही आया, तो एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, सभी कॉन्सेप्ट अभी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है वीडियो, तो आपको भी बोझिल लगेगा, तो ये समझिए 56 25 आया है। ठीक है,
तो 56-25 यहाँ पर आप लिखेंगे, और 56-25 एक्चुअल में क्या नहीं, एक अंक के बाद दशमलव था तो वर्ग हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव, -6.5। इसको जब आगे सॉल्व करोगे, इसको गुना करेंगे, 8×5 = 40 का 0 हासिल आई 4, 8×2 = 16, 4 20 का 0 हासिल आई 2, 8×6 = 48 और 2 50 का 0 हासिल आई 5, 5 का 5 दशमलव, 8×4 = 32 का 2 हासिल आई 3, 8 × 8 और 3 11, 112.5। और नीचे अंतर कितना जगह, सॉरी डिफरेंस कहते आ जाएगा, तो ये आएगा आपका पहले 5, 2 घटा तो ये मतलब 12 में आपका ये गया, क्या बोलना चाहिए, 12 में 5 गया तो ये आपका बचेगा 7, ठीक है। फिर उसके बाद 5 बचा, 5 में 6 नहीं जाएगा तो 15 में 6 गया तो 9 हो गया, ये दशमलव, ये 49.75। अब इससे आपको मल्टीप्लिकेशन करना था, और ये 1 ये 1 बचा था ना, तो ये 13 हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ, ये गुना करने के बाद ये आया था, 1 बचा था तो 13 हो जाएगा। यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिख रहा है कि 2 बार में लगभग जाएगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन वो कर ले रहा हूँ मैं टाइम बचाने के लिए, कैलकुलेशन इतना किया हूँ तो आगे भी कर ही सकता हूँ, बट आप देखेंगे तो 113.5 डिवाइडेड बाई 49.75, तो ये 2.28 के आसपास आता है, ठीक है, 2.28 के आसपास आता है। वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने कैलकुलेटर से किया, बाकी नॉर्मल कर ही सकता हूँ इतना जब मैंने किया तो 2.28 आता है। अब देखिए ऑप्शन में 2.28 दिया क्या, नहीं दिया है, तो ये आपका इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। इतनी देर से मैंने इसीलिए बताते चल रहा था कि इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन होता है और वो सही हो सकता है, जब आप प्रोसेस सही करो और जो आंसर आए वो मैच ना खाए। अब ये नहीं है कि 2.28 आया है यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा तो 2.75 को ले लूँ, क्या नहीं लेना है। जब ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो उसको लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको कैलकुलेशन कर सकते थे आप। अभी एक क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा माइंड अगर आप शार्प है या फिर बोल सकते हो प्रैक्टिस आपने ऐसे क्वेश्चन का किया हुआ है या नहीं भी किया हुआ है, तो आप में समझ है क्वेश्चन को पढ़ने का, तभी आप डील कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या बोला, एक कार के खाली पेट्रोल टंकी को एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। जब टंकी आधी खाली हुई तो वाई प्रकार के पेट्रोल से भरा गया, जब फिर आधी खाली हुई तो एक्स प्रकार के पेट्रोल से, और पुनः फिर वाई प्रकार से भरा गया। तो बताइए एक्स का प्रकार, अंतिम में एक्स प्रकार के पेट्रोल का परसेंट कितना है। तो सबसे पहले किससे भरा गया, बोला एक्स, तो भाई पहले एक्स अपने आप में 100 रहा होगा, जब वो आधा हो गया मतलब कितना, 50 हो गया, 50% ना, तब वाई प्रकार का भरा। अब 50% हो गया तो वाई प्रकार का भरा, तो वाई प्रकार का क्या मैं पूरा 100% भरूंगा, नहीं, टंकी 50 खाली तो 50 ही भरूंगा, तो मैंने टंकी को भी कितना भरा, 50 भरा है, ठीक है। वाई प्रकार का कितना हो जाएगा, ये एक्स लेना और ये वाई लेते चलना, तब समझ में आएगा, ठीक है। फिर आगे देखा मैंने, फिर पुनः आधी खाली हुई तो एक्स भी आधा हो गया मतलब ये 25 हो गया, वाई भी आधा हो गया मतलब ये भी 25 हो गया। तब मैंने क्या किया, एक्स प्रकार के पेट्रोल को भरा। अब ये 25 और 25 50 होता है, 25 और 25 50 होता है, तो खाली कितना हो गया, 50 फिर खाली है, तो 50 ही अकेला कितना भरा है, ये भराया, तो 50 जोड़ दिया तो कितना हो गया, अब ये 75 हो गया और ये 25 हो गया। फिर थोड़ी देर बाद चलाया, टंकी फिर खाली हुआ, टंकी फिर आधा हुआ, बोला आधी खाली हुई करके, आधी खाली हुई तो ये 75 का आधा कितना हो जाएगा, 37.5 और रेशियो 12.5, इतना हुआ। फिर मैंने वाई प्रकार का भरा, वाई प्रकार का ये दोनों भी अपने आप में 50 है, तो 85% खाली हो रहा, आधा खाली मतलब 50%, तो फिर 50 जोड़ दिया भाई, तो ये कितना हुआ, 37.5 और ये आपका 62.5, ठीक है। 62.5 आपका वाई है, ये एक्स है, ये रेशियो है, अरे वाई है, इतना हुआ वाई को अंतिम में भरने पर। अब बोला बताइए टंकी में एक्स प्रकार के पेट्रोल का परसेंट कितना है, तो भाई ये सब चीज़ तो भर लिया, भरने के बाद 37.5 ही बच रहा है, तो आपका आंसर भी 37.5 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाना था, क्वेश्चन भारी भरकम दिख रहा था, बट वो मेंटली आपको डिस्टर्ब करने के लिए था, बस और कुछ नहीं। फिर देखते हैं 2379 को 3 भागों में बांटा, 2, 3 और 4,
इसके पश्चात उनका मिश्र धन समान हो गया, ठीक है, को इस प्रकार बांटो कि 2, 3 और 4 वर्ष पश्चात उनका मिश्र धन समान हो जाए। ब्याज की दर साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक है, तो प्रथम भाग क्या होगा? अब सभी को अलग अलग 2, 3, 4 वर्ष के लिए ना कुछ ये जो पैसा था ना उसको 3 भाग में तोड़ दिया है। हो सकता है उसको एक्स वाई जेड में तोड़ दिया हो। एक्स वाई जेड में ले लेता हूँ कि एक्स भाग में तोड़ दिया, वाई भाग में तोड़ दिया और जेड भाग में तोड़ दिया। कितने कितने वर्षों के लिए रखा? तो 2, 3 और 4। इसको 2 के लिए रखा, इसको 3 के लिए रखा, इसको 4 के लिए रखा। इतने वर्षों के लिए रखने पर उसका मिश्र धन समान हो। मिश्र धन समान हो मतलब मूलधन धन ब्याज मिश्र धन होता है, ठीक है। तो मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्र धन होता है, तो वही मिश्र धन में समान हो गया। तो भाई मिश्र धन कितना रहा होगा? अब 3 भाग में अलग अलग भाग में तोड़ा है, एक्स वाई और जेड के भाग में तोड़ा है, एक्स वाई और जेड के भाग में तोड़ा है। तो ये हो सकता है किसी भी चीज़ को जब आप 3 भाग में बांटो या 4 भाग में भी बांटो तो अपने आप में 100 होता है। जैसे कि वो पैसा वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहा था, 100 रुपये को 2 लोगों में बांटा गया, एक को 80, एक को 20 रुपये मिला। तो वो जो 20 रुपये है उस पर्सन के लिए 100% है। 100 रुपये नहीं बोल रहा, 100% है। जिसको जितना उसको मिलना था वो उसको मिला ना, तो वो उसका 100% है। 80 रुपये जो दूसरे को मिला था वो उसका 100% था। इसी प्रकार 3 भाग में मैं तोड़ा एक्स वाई जेड में, तो ये एक्स अपने आप में 100% है, तो मैं इसको 100 ले लेता हूँ, परसेंट के रूप में बता रहा हूँ इसलिए। इसका भी 100% होगा अपने आप में। ये जेड जो आया है वो भी 100। इसका भी अलग, इसके अलग अलग परसेंट हो सकते हो। 2389 रुपये 79 रुपये के ये अलग अलग रूप हो सकते हैं। इतने का ये 2%, 3%, 4% हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में क्या रहेगा? 100। तो मैंने 100 लिया। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से आपको बनाना है, ठीक है। अब मिश्र धन, तो ये मूल 100% था, उसमें ब्याज को जोड़ना था। 5% की दर से मुझे ब्याज जोड़ना था, 5% की दर से जोड़ना था। तो ये 5 बचा। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, ठीक है, बटे 100। यही होगा मेरा ब्याज। फिर प्लस किया इसमें 5%। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, यही होगा। फिर मैंने जोड़ा क्या? 4 वर्ष के लिए 5% को 100 रुपये में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। तो ये हुआ। अब मैं परसेंट के रूप में ले रहा था, तो ये परसेंट को मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ परसेंट के रूप में ले रहा हूँ, तो इसको भी परसेंट के रूप में मुझे लेना पड़ेगा। मैंने बोला ना कि अपने आप में 100% है करके, तो परसेंट को मैं हटा सकता हूँ जी, हटा सकता हूँ, ठीक है। क्यों हटा रहा हूँ मैंने बताया, क्योंकि मैं इसको परसेंट के रूप में मार रहा हूँ कि अपने आप में 100% है, ये भी 100% है, ये भी 100% है। तो जो जोड़ रहा हूँ उसको भी परसेंट के रूप में जोड़ूंगा, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गए, तो टोटल 110 होता है। अब सब रेशियो में है। ये हो गया आपका 115 रेशियो और ये हो गया आपका 120 रेशियो। क्या सभी कट रहा है जी? 5 से कट रहा है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 24। ये इनके रेशियो हैं एक्स वाई जेड। तो इस अनुपात में वो हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये इतना रुपए होगा, इतना रुपए का होगा, इतना रुपए होगा, तब वो आपस में बराबर है। इनके मिश्र धन इतने इतने रेशियो में आपस में बराबर है, ठीक है। अब मुझे क्या बोला है कि उनका प्रथम, ये एक्चुअल वैल्यू है क्या? ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये 3 रेशियो में है, ठीक है। और मैंने बोला था कि परसेंटेज के रूप में, मतलब परसेंटेज, अगर इस 100 को मैं 100 नहीं लेता, एक्स लेता, तो यहाँ पर 22x ही आता। जेड वाई ही लेता ना, 100% वाई था, वाई आता, ये जेड आता, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये वाला कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पर एक्स ले लीजिएगा, यहाँ पर वाई ले लीजिएगा, यहाँ पर जेड ले लीजिएगा, ठीक है। अब जब 3 अनुपात है, इसको अपन छुपा छुपा कर निकालेंगे, क्योंकि परसेंटेज के रूप में था ना। चलो लिख ही लेता हूँ, कंफ्यूज हो रहे होंगे तो। 100 की जगह ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है अपने आप में, ठीक। अब ये तीनों को मैंने लिया। अब जब मुझे निकालना है तो कॉन्सेप्ट होता है कि छुपा छुपा कर निकालेंगे। एक्स की वैल्यू मुझे अब चाहिए, तो मैं इनको छुपाऊंगा, दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 23 इंटू 24, 652 रुपये कुछ होता है, ठीक है। हाँ माफ़ कीजिएगा, ठीक।
सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। अच्छा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूँ। 4×3 = 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 हरी 2×3 6, 2 दूनी 4। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने ये गलती किया हुआ है, ये 4 आएगा, देन फिर ये आपका कम आएगा 552 आएगा ये, ठीक 552, ठीक है। फिर इसी प्रकार ये निकालोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसको छुपाओगे तो ये दोनों का, तो 24 गुना 22 करेंगे आप, ओह सॉरी, $528, ठीक है। अब ये निकालना है तो इसको हमको छुपाना पड़ेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। $506। अभी तीनों को हमको जोड़ा, ये मतलब अब 3 अनुपात आ गए, ठीक है, ये 3 अनुपात आ गए। अब ये आगे के क्वेश्चंस देखना आप, आगे के पोर्शंस कैसे सॉल्व करेंगे। इतना आ गया 552, 528 और 506 रुपये। बोला है कि प्रथम भाग कितना होगा, तो प्रथम भाग अनुपात के रूप में 552 रुपये होगा, बट मुझे अनुपात के रूप में चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मुझे तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए। अब वो कितने का होगा, तो 2389 रुपये का होगा, 2389 रुपये का होगा। कौन, ये 552 कितना होगा ये चाहिए। अभी 552 2300 का कितना होगा ये चाहिए, तो इसके लिए पहले सभी अनुपात को जोड़ूंगा। जब मुझे एक अनुपात की वैल्यू मिल जाएगी उसको मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चलेगा। तो पहले तो एक अनुपात की वैल्यू निकालूं, एक अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा कि तीनों अनुपात को जोड़ दूंगा, तीनों को जोड़ूं तो कितना होगा, 8 2 10 6, 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3, 5 3 8 और 5 10 15, 1586 रुपये होता है। अब इसे मुझको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू निकल जाएगी, एक अनुपात की वैल्यू निकलेगी उसको मुझे 552 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 552। जब ये टोटल को आप सॉल्व करेंगे, जब ये टोटल को आप सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखो ये आपका 2 से चले जाएगा, सबसे पहले 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। यहाँ से देखेंगे तो ये 2 7 14, 2 9 18 और ये 2 3 6 जाता है। फिर ये देखेंगे तो 13 से जाएगा, 13 छक्के 78 और 13 1 कम 13, ये भी 13 से जाएगा, 13 कम 13, 13 छक्के 13 7 3, 13 अट्ठे 104, 3 बजा 13 तिया 39, ठीक है। ये भी 3 बार में दिख रहा है, 61 तिया 3 बार में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये आपका आंसर आएगा। अच्छा यहाँ पर कुछ गलती हुआ है क्या, अच्छा ये 2 छक्के 12 होगा, 2 छक्के 12 होगा। तो अब 3 से मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो देखते हैं, हाँ 3 छक्के 18 का 8 हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, तो 678 रुपये के समथिंग आपको आंसर मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह समय वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें एक मूलधन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से भी अधिक हो जाए, दुगने से भी अधिक हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान देना है कि जो 20% है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर है, ठीक है, और दोगुने से अधिक हो जाए। एक्चुअल नहीं बताया कि 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 2.5 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए। तो ऐसे में क्या हो जाए, और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना, अधिक हो जाए बोले ना तो हमेशा मिश्र धन की बात कर, हो जाए हो जाएगा तो मिश्र धन की बात करता है। तो पहले तो ये समझ में आ जाए, हो जाए बोल रहे तो मिश्र धन का सूत्र लगा लेना है 100/t। समय मुझे पता नहीं है तो समय मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ रख कर देखूंगा, रख कर देखता हूँ कि इसमें 2 से ज़्यादा मेरा मान आता है। पहले 3 को लेकर देखूँ, आर मेरा दिया वो 20%, 20/100, टी दिया, टी मैं ले रहा हूँ मतलब 3, 5, तो 5 1 6, तो पी यहाँ जो है 6/5 का 3,
ठीक है, इसको करेंगे 6 छक्का 36, 36 छक्के 1 से पहले डिवाइड कर देता हूँ यार, 1 पॉइंट यहाँ से, तो नॉर्मल मेरा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ये आपका 1.3 1.2 आएगा, 1.2, तो p इंटू 1.2 को मैं 3 बार गुना कर लेता हूँ, 1.2 का क्यूब, 1.2 का जब मैं क्यूब करता हूँ मतलब 12 का, तो 12 का तो पहले 144 हो जाता है वर्ग, और क्यूब करूँ तो 1700 कुछ के आसपास आता है। तो 12 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 चौक 48, 4 52 का 2 हासिल 5, और 12 एक कम 12, 12 5 17, 1728 आता है। दशमलव लगाया मैंने क्योंकि 2 था, 3 के बाद लगेगा। ये आ रहा है कि आपका 2 से ज़्यादा आ रहा है क्या, 2 से ज़्यादा, दुगने से अधिक है, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर, मतलब ऑप्शन ए 3 वर्ष आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देख पुट करके देखूँ 4, तो 3 बार में तो इतना मल्टीप्लाई मैंने कर चुका था, एक बार और करूँगा तो 4 का हो जाएगा वो। तो जब मैं 12 से और मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो 12 अट्ठे 96 का मैं ले लेता हूँ 6 हासिल 9, 12 दूनी 24 और 9 का मैं ले लूँ 33 का 3 हासिल 3, 12 तो 84 का 3, 84 और 3 हो गए 87 के साथ हासिल 8, और 12 कम 12, 12 और 8 हो गया 20। ठीक है, दशमलव 3 बार के में आया था, 3 बार के बाद आया था, 4 है तो 1 2 3 4 के बाद, तो ये 2 से अधिक हो गया, ये 2.07 आ रहा है ना, और दुगने से अधिक कब हो जाए पूछा है, तो 4 वर्ष बाद होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन से लेकर निकालना होगा। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लगातार इसी प्रकार का सेशन आता रहे इसके लिए आपको रिस्पॉन्स अच्छा होना ज़रूरी है। तो अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर कुछ भी गलती रही होगी तो वो भी, और हमें किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उसका भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। लाइक कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, और शेयर कीजिएगा ताकि जो भी फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा हो उन तक ये वीडियोस पहुंचे, और किस प्रकार से मैथ्स की तैयारी वो करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैंने डाटा बताए हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, तो ये कैसे सॉल्व कर सकते थे और आने वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसका उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो सके। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।